बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लिया था, उसके बाद में अब महाजनपद, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा था हमने, शुरू करेंगे कुछ राजनीतिक संगठन जो एंशिएंट हिस्ट्री हैं उनकी चर्चा करनी है, जिसके अंदर पहला टॉपिक आपका महाजनपद है। यहीं से बेसिकली राजनीतिक संस्थाएं शुरू होती हैं भारत के अंदर, है ना। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब जैसे कुछ वैदिक कल्चर में आप लोग देख चुके कि राजा आते थे, राज करते थे, शासन होता था। अब ये शासन थोड़ा और आगे बढ़ गया, लाइक महाजनपद तक चीज़ें पहुंच चुकी। महाजनपद के अंदर कई सारे जनपदास हैं और वो जनपद जोड़ के कैसे महाजनपद का क्रिएशन करते हैं, उसके पूरे टॉपिक का डिस्कशन है आज का टॉपिक, है ना। तो ये महाजनपदास के बारे में देखें। इसका क्या देख लीजिए, 600 BC से लेकर 300 BC तक, 600 BC से लेकर 300 BC तक का पूरा कार्यकाल, ठीक। उत्तर से लेकर पश्चिम तक और कहाँ पूरब तक, पूरा का पूरा जो यहाँ पर एक मैप शो हो रहा है आपको, इस मैप में जो हाईलाइटेड रीजन है ये सारे के सारे क्या है, महाजनपद है, ठीक है। ये सब महाजनपद, और इन सारे महाजनपद के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद जो था वो था ये मगध, जिसको हम लोग बोलते हैं मगध एम्पायर या मगध के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है। बाकी सारे महाजनपद कब कब कहाँ पे आए और उनकी राजधानियां क्या क्या थी, कैपिटल्स क्या क्या थी, इतना भी पता है अगर तो काम चल जाए, ठीक है। मतलब प्रूव पता है आपको कहाँ पे था, इसकी राजधानी क्या है। इसी तरीके से मत्स्य, अवंती या फिर ये जितने भी राजवंश हैं, इन राजवंश के बारे में आपको ये राजवंश पता होना चाहिए और इनकी राजधानी पता होना चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जाओगे मगध के ऊपर, तो मगध एम्पायर क्योंकि सबसे विशाल एम्पायर माना जाता है पूरे महाजनपद के अंदर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। मगध महाजनपद की अगर बात करें तो ये वही महाजनपद है जिसमें हर्यक वंश जैसे, शूरसेन जैसे या फिर नंद वंश जैसे महान शासक दिखे, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली यहाँ पर एक साम्राज्य बना पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य वो साम्राज्य था जिसने मगध, अंग, काशी या कौशल ऐसे तमाम महाजनपदों को कैप्चर करके अपना एक अलग ही महाजनपद बना दिया था। तो उसने महाजनपदों को भी कैप्चर किया और इतना बड़ा एक महाजनपद बना दिया था। तो ये बेसिकली पूरे के पूरे महाजनपद हैं। इन महाजनपद के बारे में हमको कुछ डिटेल्स में जानना है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। राजनीतिक इंस्टीट्यूशन अब शुरू हुए हैं हमारे। इन राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस में अब हम लोग को जितना भी सिलेबस कवर करना है वो सारा का सारा एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। एम्पायर की बात अगर हम लोग करें, जैसे इसी के अंदर अभी हर्यन वंश पढ़ेंगे हम लोग, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे हम लोग, या नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, गुप्ता वंश पढ़ेंगे, ये सब वंश पढ़ने हैं। तो वंशज पढ़ने के बाद में आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भारत के अंदर कब तो डेवलप हुई, किस किस कार्यकाल के दौरान डेवलप हुई, वो क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। तो महाजनपद 16 महाजनपद हो गए टोटल। और महाजनपद हैं क्या, बेसिकली इनके बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो जैसा कि बोला जा रहा है ना कि 600 ईस्वी से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, सॉरी, ठीक है। तो ये 300 ईसा पूर्व तक के जो भी पूरी की पूरी अवधि रही है, इस अवधि के दौरान जितने भी साम्राज्य बनते चले गए, उन साम्राज्यों का विस्तार भी इस पूरे महाजनपद के अंदर दिखाया जा रहा है। देखिए होता क्या था, पहले हम लोग बात करते थे जनपदास की, ठीक है। जनपदास होते हैं कुछ, जनपद की अगर हम लोग बात करें, और एक इसी में वर्ड हम लोग ने भी ऐड करा महाजनपद, ठीक है। तो जनपद और महाजनपद क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से इन दोनों को पढ़ना है हमको, उसके बारे में छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जल्दी आज बंद करो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये 16 महाजनपद का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे भारत के अंदर है, कहाँ से बने, कैसे क्रिएट हुए, इसके बारे में चर्चा करनी है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खत्म कर लिया हम लोगों ने, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इन सब की बात कर चुके हैं हम लोग। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पहला महाजनपद अगर हम लोग शुरू करें
तो महाजनपद के ये 16 टोटल रीजन जो मैप के अंदर आपको शो हो रहे हैं, ये 16 रीजन्स है जो महाजनपदास कहलाते हैं हमारे, ठीक है। महाजनपदास का क्रिएशन कैसे हुआ, किस तरीके से ये महाजनपद बने, इनका कार्यकाल जो है 600 से लेकर 300 BC तक है। तो इस समय के दौरान क्या क्या चीजें हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है हम लोगों को। मैं ये बता रहा था कि जनपदास और महाजनपदास होते क्या बेसिकली। हमने चर्चा शुरू करी थी कहां से, वैदिक साम्राज्य से। याद होगा आप लोग को वैदिक साम्राज्य जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो वैदिक साम्राज्य से जब हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था आर्यों का आगमन हुआ था, आर्य भारत के अंदर आए और आर्यों ने भारत के अंदर आकर किस तरीके से नदन इलाके के अंदर अपना पूरा का पूरा रहन सहन स्टार्ट किया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग आगे बढ़ते चले गए। इसी समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयरन मिल चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी, पढ़ा था हम लोगों ने। अब क्या हुआ, व्यवसाय के लिए या फिर लोग जब आगे बढ़े ढूंढने के लिए अपने रोजगार को, रहने सहने के लिए कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रांतों में अपना जीवन जिए, तो वो जीवन जीने की जो कहीं ना कहीं एक डिमांड थी, वो डिमांड इन लोगों को खींच के लेके आई आगे। जब ये लोग यहाँ पे बसे थे वैदिक साम्राज्य के अंदर, तो उससे ये लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए, जहां जहां पे वहां पे क्या हुआ, इन लोगों ने बसना शुरू कर दिया। जहां जहां लोहा मिलता गया, इसको ऐसे समझ लीजिए, जहां जहां लोहा मिलता चला गया, लोगों ने क्या करा, वहां वहां अपनी बस्तियां बना ली, ठीक है। क्योंकि लोहे मिलने से क्या हुआ, व्यवसाय लोगों को मिलेगा, ठीक है। लोग भूखे नहीं मरेंगे, वहां रहना शुरू करेंगे और जहां बसना शुरू करेंगे, जहां एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा, क्या वहां पे एक शासन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। तो जहां जहां समाज बनता चला गया, वहां वहां पे शासन स्थापित होते चले गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये वैदिक साम्राज्य खत्म हो रहा था, तो वैदिक साम्राज्य खत्म होने के बाद में, कहां घूमते रहते हो, बंद करो। वैदिक साम्राज्य खत्म होने के बाद में धीरे धीरे ये जनपद में क्रिएट होते चले गए। अब लोग जहां जहां बसते चले गए, वो क्या बन गए, जनपद बन गए। तो उनको जनपद कहा जाने लगा, उनके रहने की जगहों को जनपद कहा जाने लगा। यही जनपद जब 2-4 जनपद एक साथ में कलेक्ट होके आए, तो वही जनपद क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो जनपदार्स का जो कलेक्शन था, 3-4 जनपदार्स को कलेक्ट कर दिया जाता था, कहीं 2-3 जनपदार्स को कलेक्ट कर दिया जाता था। ऐसे जनपदार्स क्या कहलाने लगे, आगे चल के महाजनपदार्स कहलाने लगे। तो महाजनपद का जो क्रिएशन हुआ वो जनपदार्स से ही हुआ है। तो ये टोटल 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपद के अंदर अगर आपको इन सारे महाजनपद के बारे में इतनी भी इंफॉर्मेशन है कि महाजनपद कौन सा था, उसकी राजधानी कौन सी थी और वो कौन से क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में बसता है, उस समय वहां पे शासक कौन था, इतना भी आपको पता है तो सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर एक महाजनपद दिख रहा है आपको, मगध, ठीक है। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मगध महाजनपद जो है वो सबसे विशाल महाजनपद था उस पूरे साम्राज्य के दौरान। ये वही मगध महाजनपद है जिसके अंदर आप लोग आगे चल के देखोगे एक बहुत बड़ा शासक हुआ अशोका, ठीक है। और वो कौन से शासन से थे, मौर्य साम्राज्य से, जिनका लेना देना था। तो मगध एम्पायर पूरा का पूरा आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी एम्पायर की हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिटेल्स ले लेंगे और उन शॉर्ट डिटेल्स को आप लोग यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से महाजनपद में कौन कौन सी चीजें नहीं थी। लेकिन मगध के ऊपर जैसे ही आएंगे वहां हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देखिए महाजनपद जो होते हैं उनके 2 प्रकार भी हैं। महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं कि महाजनपद बेसिकली महाजनपद पढ़ के खत्म कर देते हैं, बट क्या होता है कभी कभी मेंस आंसर राइटिंग में या ऐसे आंसर राइटिंग में महाजनपद से शुरू करनी होती हैं चीजें कि भारत का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या रहा। जब हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप प्राचीन भारत से शुरू करोगे कि प्राचीन भारत में हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहते थे, मध्यकालीन में ऐसे बने, आधुनिक में ऐसे बने और आज के समय में हमारे ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसी समय में आपको महाजनपद के बारे में भी लिखना पड़ सकता है। तो अब वहां महाजनपद के बारे में किस तरीके से लिखोगे कि इसके भी 2 टाइप थे, ठीक है। पहले टाइप की अगर हम लोग बात करें तो राजशाही महाजनपद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनार्किकल या राजशाही राजवंश, वो राजवंश होते हैं या वो महाजनपद होते हैं जहां पे राजा जो होता है वो वंशानुगत तरीके से राज करता है। मुगल साम्राज्य देखा आप लोगों ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पूरी देखी, अभी क्वेश्चन भी आया था गुलाम वंश वाला, आप लोगों ने देखा, सैयद वंश वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या थे, वंशानुगत राजवंश थे। मतलब वंश के आधार पर ही
मतलब अगर पिता यहाँ पर राजा है तो उनका बेटा ही यहाँ पर राजा बनेगा, ऐसा होता है वंशानुक्रम। इसी को क्या कहा जाता है, राजशाही महाजनपद कहा जाता है। ये राजशाही महाजनपद जितने भी हुए, इनमें से एक सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मगध को भी देखते हैं, जिस मगध को भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वो मगध भी किसका एग्जाम्पल है, इस राजशाही महाजनपद का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर एक डिफरेंस क्या था, यहाँ के शासकों ने ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को महत्व दिया था। ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को, मतलब राजा जो था वो क्षत्रिय होता था। पता ही आप पढ़ते आए पूरे वैदिक समाज से हम लोग, राजा क्या होता था, क्षत्रिय होता था। लेकिन क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को भी क्या करता था, ज्यादा वैल्यू देता था। कौन से यज्ञ की बात हो रही है यहाँ पे, वैदिक यज्ञ कौन से बताए तुम्हें, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ होता है और ब्रह्म यज्ञ होता है। एग्जैक्टली, अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और राजसूय, ये 3 तरीके के यज्ञ बताए थे मैंने आपको। ये क्या करते रहते हो, कहाँ रहते हो तुम लोग, अभी आए हो या लेट आए हो, बहुत देर से और पहले होगा। तो ये बेसिकली ब्राह्मण और वैदिक यज्ञों को यहाँ पर क्या दिया जाता था, वैल्यू दी जाती थी। ये पूरा का पूरा समाज इस समय ब्राह्मणों को या यज्ञों को वैल्यू दिया करता था। वैल्यू देने का मतलब बेसिकली क्या हो गया, यहाँ के राजा जैसे ही किसी भी राजवंश के अंदर अपना साम्राज्य शुरू करते थे, वो क्या कराते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे और सबसे पहले यज्ञ कराया करते थे। ठीक है, और ये यज्ञ मैंने तीनों आपको वैदिक साम्राज्य के अंदर पढ़ा के रखे हुए, तो आप जानते हैं तीनों यज्ञ कौन से। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कौन सा है, मगध। तो ये तो हो गया एक राजशाही महाजनपद। दूसरा जो होता था वो होता था गणतांत्रिक। ठीक है, गणतांत्रिक या रिपब्लिकन जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक दूसरी तरीके का महाजनपद था। महाजनपद ये किस तरीके का होता था, इसके अंदर महाजनपद में क्या होता था, बहुत सारे समूह के राजा इकट्ठे होते थे। उन समूह के राजाओं में से एक राजा को चुना जाता था। ठीक है, जैसे आज के समय में हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं, चुना जाता है ना राजा को, है ना, प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं आप लोग। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करते थे, एक दल होता था, उन राजाओं के दल में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। और किस बेसिस पर चुना जाता था, उसकी कुशलता के आधार पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी राजवंश से, राजघराने से रहा हो तो चलो इसी को हम चुन लें, नहीं, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, अगर वो व्यक्ति कुशल है तो उसी व्यक्ति को चुना जाएगा, जैसा कि यहाँ पे गणतांत्रिक महाजनपद में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस और वहां पे उससे अगर कंपेयर करें तो एक डिफरेंस ये है कि ब्राह्मण और वैदिक यज्ञों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर अधिक महत्व ना देने के पीछे लॉजिक सिंपल सा ये है कि वो वाला जो महाजनपद है वो राजशाही महाजनपद है, जो क्या कह रहा है कि ब्राह्मणों और यज्ञों को हम लोग चलाएंगे अपने आधार पर। लेकिन यहाँ पे क्या, ये लोग क्या कह रहे हैं, हम तो फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ये लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और इंडिपेंडेंस के बेसिस पे मैं आपको वर्णा सिस्टम बता चुका हूँ। लोग लड़ाई किस वजह से कर रहे थे, उस वर्णा सिस्टम से निकलने की तो लड़ाई है। पूरे बुद्धिज्म जैनिज्म में हमने यही तो देखा कि वो वर्णा सिस्टम से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। उसी लड़ाई का एक पार्ट ये भी है गणतांत्रिक महाजनपद। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मणों के इन्फ्लुएंस के अंदर क्यों रहे, हम लोग यज्ञ परफॉर्म क्यों करें। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट शासक के तौर पर अपना साम्राज्य चलाना चाहते हैं तो हमें फिर ब्राह्मणों और यज्ञों की जरूरत नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल देना चाहते थे इस तरीके से कि सोसाइटी में सभी लोगों को किस तरीके से विभाजन एक कास्ट और कस्टम के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कौन सा वाला बेसिकली अगर अपनाना चाह रहे हैं, कल्चर कौन सा अपनाना चाह रहे हैं, अर्ली वैदिक एरा वाला। अर्ली वैदिक एरा वाला कौन सा होता था, जो कर्म के बेसिस पे होता था, जन्म के बेसिस पे नहीं होता था। वही वाली बात होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये उसी को अपनाना चाह रहे थे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, वज्जी। ठीक है, वज्जी जो था वो भी एक गणतंत्र था। अगर हम लोग इसकी बात करें, अभी 16 के 16 जितने भी गणतंत्र हैं या फिर राजतंत्र हैं उनकी बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ये चीजें। 2 टाइप्स होते हैं इसके, इन 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का। ठीक, देखिए ये 16 महाजनपद है और ये उनकी सूचियां हैं। मैं फिर वही बता रहा हूं कि महाजनपदों में अगर आपको महाजनपद का नाम याद है, उसकी राजधानी याद है और आधुनिक स्थान याद है, अगर इतना भी याद है तो महाजनपद के लिए सफिशिएंट नॉलेज आपके पास में है। ठीक, लेकिन जब हम लोग मगध पढ़ेंगे इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना, इस पूरे एम्पायर को हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है बेसिकली अंग हो गए
जैसे ये पूरा महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा जैसे दी गई है वो पता होना चाहिए, और आधुनिक स्थान क्या है, भागलपुर या मुंगेर। तो ये आधुनिक जगहें आपको पता होना चाहिए बेसिकली कौन से महाजनपद की। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन या विवरण अगर दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे पहला वाला दिया गया अंग, ठीक है, अंग की राजधानी क्या है, चंपा, ठीक, और आधुनिक स्थान यहाँ मुंगेर या भागलपुर की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है आपको यहाँ से जो कैप्चर करनी है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। जैसे अंग का उल्लेख अथर्ववेद और प्रज्ञापन में मिलता है, ठीक है। प्रज्ञापन क्या है, जैन जो कल्चर पढ़ा था हम लोगों ने, जैन धर्म पढ़ा था, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक है, ठीक है, जिसको प्रज्ञापन बोलते हैं। तो अथर्ववेद और प्रज्ञापन में किसके बारे में लिखा हुआ है, अंग महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पीसीएस या आरओ के एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक के अंदर अंग महाजनपद के बारे में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य में मिला दिया गया था। मैंने बोला ना मगध साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य था, उसने धीरे धीरे कुछ एम्पायर को अपने एम्पायर में मिलाना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने क्या करा था, मगध एम्पायर में इस महाजनपद को मिला दिया। तो हरियंक वंश का था, हरियंक वंश का है, ये संस्थापक ही है, ठीक है, जिसके समय में पूरा का पूरा मगध एम्पायर शुरू होता है, ठीक। उसके बाद में मगध एम्पायर की बात की जाए, मगध एम्पायर राजगिर या इसकी राजधानी गिरिब्रिज दोनों बोली जाती है, ठीक। और ये प्रेजेंट टाइम में कहां पे, गया और पटना का जो इलाका है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपदों में से एक था, सबसे शक्तिशाली ही बोलेंगे इसको इस समय का पूरा महाजनपद जो है। इसकी राजधानी राजगिर 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी, राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी इसकी, इस वजह से ये एक अलग महाजनपद के तौर पे जाना जाता है। अभी जब आप इसकी पूरी की पूरी कल्चर की बात करोगे कि इसकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, उसके साथ साथ में इकोनॉमिक तौर पर ये कितना मजबूत था, कल्चरल वैल्यूज में तो था ही था, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यूज में मजबूत होने के पीछे इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन थी। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन में ऐसी जगह पर है कि आप यहाँ पे गया और पटना तो आज के समय में देख रहे हो, कुछ पार्ट इन्होंने उड़ीसा का भी लेके रखा था, कुछ पार्ट इन्होंने बंगाल का भी लेके रखा था, इसलिए ये इतना विशाल साम्राज्य बन, ठीक है। तो इतना विशाल साम्राज्य की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से बहुत रिच होता चला गया। उसकी बात करेंगे आगे चल के जब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर इन्होंने क्या करा था, साम्राज्यवाद की नीति को शुरू करने वाला भारत के अंदर अगर कोई एम्पायर माना जाता है तो वो कौन है, मगध एम्पायर को माना जाता है। साम्राज्यवाद की नीति क्या होती है, क्या होती है, साम्राज्य को बढ़ाना। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, हिटलर, ठीक है। और भारत में, आधुनिक भारत में बताओ, आधुनिक भारत मध्यकालीन अकबर, अकबर से ज्यादा तो आप बाबर को कह सकते हो, साम्राज्यवाद की नीति का सबसे ज्यादा उसने कार्य किया था, उसको लेके बाबर। और अगर आधुनिक में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत अपनाया था जो साम्राज्यवाद की नीति को दिखा रहा है, हड़प नीति। हड़प नीति एक एग्जाम्पल है, और एक मैंने आपको और बताया था, इंपीरियलिज्म का सिद्धांत ही शुरू हुआ था इस समय में, ठीक है। लॉ ऑफ इंपीरियलिज्म इसके द्वारा शुरू किया गया था, डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसने साफ साफ बोला था इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद ही हमारा उद्देश्य है। तो आधुनिक भारत में अगर आप एक एग्जाम्पल डालना चाहो तो डलहौजी, अगर आप मध्यकालीन भारत के अंदर डालना चाहोगे तो जैसा कि बाबर के बारे में बताया, और अगर हम दिल्ली सल्तनत के अंदर जाए तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका साम्राज्यवाद की नीति का। इधर औरंगजेब को मुगल एम्पायर के अंदर उसको भी मान सकते हैं, जैसे उसने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। प्राचीन भारत में अगर हम जाएंगे तो प्राचीन भारत में किसको देख सकते हैं, वो अभी आप लोग पढ़ोगे, जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के अंदर पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे। ये साम्राज्यवाद की नीति को फैलाने वाले सबसे ज्यादा प्राचीन भारत में लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत इसकी कहां से हुई है, वो मगध एम्पायर से हुई। तो साम्राज्यवाद की नीति की जो शुरुआत है बेसिकली मगध एम्पायर से हुई, और आधुनिक भारत तक कहा, ठीक है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाई है मैंने, हिटलर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका, जिसको हम लोग जानते हैं इसके फॉर्म, ठीक है, कि साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता। खैर अगले पे आते हैं कौशल, ठीक है। कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब आप आओगे तो गोमती नदी ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गोमती नदी, ठीक है, ये पश्चिम में गोमती नदी, पूर्व में सदा नीरा नदी, और उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों
और दक्षिण में सियांधिका नदी से घिरा हुआ था। अब ये लोकेशन कहां से कौन कौन सी चीज से घिरा हुआ था, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ठीक है, कि कौन कौन सी जगह से कहां से घिरा हुआ था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट शासक के नाम यहाँ पर जैसे दिए गए, इन इंपॉर्टेंट शासकों के नाम भी आप लोग याद कर लीजिए जो यहाँ पर मेंशन किए गए, ठीक है। याद कर लीजिए का मतलब ये है, 2-4 बार अगर आप देखोगे इन शासकों को तो आपको माइंड में खुद वो बैठ जाता है, ठीक है। फिलहाल काशी वाराणसी के अंदर, ठीक है, जिसको आज के समय बनारस के तौर पर जाना ही जाता है, इसकी राजधानी वाराणसी गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे ज्यादा इसका कि वाराणसी गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। तो गंगा और गोमती नदियों पर स्थित काशी की बात हो रही है यहाँ पे, काशी के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में वज्जी का एक एग्जांपल दिया था हम लोगों ने, कैसा राजतंत्र है, गणतंत्र है ना, गणतंत्र है ना, तो इसकी गणतंत्र की बात हम लोग ने की थी। तो ये गणतंत्र के रूप में जाना जाने वाला एक महाजनपद जो वैशाली जिसकी राजधानी थी और आज के समय में कहा है बिहार के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानना है तो लिच्छवियों द्वारा शासित किया जाता था। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कौन थे लिच्छवी, किस तरीके से हम लोग लिच्छवी को जानते हैं। तो ये जानना किसके बारे में जाता है, लिच्छवी द्वारा शासित किया जाता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अगर हम लोग महाजनपद देखें कि 16 महाजनपदों का क्लासिफिकेशन कहाँ किया जाता है, उन क्लासिफिकेशन में कई सारे बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ के धर्म हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हैं जिनके अंदर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया। उन क्लासिफिकेशन के अंदर इनके बारे में बताया जाता है। जैसे एक बौद्ध वो है बुक है जिसको अगुंतर निकाय के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है, अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय के अंदर इन महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोर्स क्या है, महाजनपदों के बारे में पता कैसे चला, किसने बताया महाजनपदों के बारे में, तो वो सोर्स क्या है, वो है अगुंतर निकाय, बौद्ध धर्म का एक इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बुक है। ऐसे ही अगर हम लोग जैसे बात करते थे ना कि हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, किससे पता चला, वेदों से पता चला, वेदों से पता चला। तो वेदों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला और महाजनपद के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस किताबों से पता चला, जिसमें एक किताब क्या है, अगुंतर निकाय। तो अगुंतर निकाय के अंदर वज्जी के बारे में भी वर्णन दिया गया, ठीक है। एक है मल, ठीक है, जिसकी राजधानी है कुशीनारा और आज के समय में देवरिया या उत्तर प्रदेश के अंदर इसको देखा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड बना था 2 से 3 साल पहले तकरीबन, चौरी चौरा से रिलेटेड, ठीक है, चौरी चौरा से रिलेटेड। चौरी चौरा कहाँ पड़ता था, गोरखपुर। और गोरखपुर देवरिया में कितनी डिस्टेंस, लगभग 50 किलोमीटर अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली, जैसे बरेली पीलीभीत वाला, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं वहां पे। तो इन्होंने करंट अफेयर्स के बेसिस पे चौरी चौरा को लाकर, क्योंकि उसकी उस समय आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ एनिवर्सरी वगैरह थी जो होती है ना कि इतने साल हो गए इस घटना को हुए, है ना, 1922 में हुई थी, 100 साल पूरे हो गए थे। मैंने बताया था 100 साल पूरे होते तो क्वेश्चन कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी समय इन्होंने किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन को कनेक्ट किया था यहाँ से, इस समय से, कि मल की अगर हम लोग बात करें तो वो चौरी चौरा की घटना कौन से प्रांत में हुई थी, जो प्राचीन सभ्यता का एक प्रांत रहा, ठीक है। तो ये क्या है, वही है मल, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको पता है इसके बारे में तब तो आप बिल्कुल जान सकते हो ना कि यहाँ बात किसकी हो रही होगी, उस जमाने में मल की बात हो रही होगी, आज के जमाने में हम लोग उसको चौरी चौरा के सामने में जो घटना हुई थी उसको देखते हैं, ठीक। दोनों पढ़िए आप, दोनों चीजें जानते हैं आप लोग दोनों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा आधुनिक कुशीनगर में हुई और इन्होंने पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त किया। तो ये वही महाजनपद है जहां बुद्ध के बारे में उनकी मृत्यु और उनके निर्वाण की बात हो रही है। इसलिए अगर मगध के बाद कोई इंपॉर्टेंट महाजनपद है तो वो कौन सा है, मल महाजनपद है, क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में चेदी राजवंश या महाजनपद कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी सोतीवती या फिर बांदा है, बुंदेलखंड का रीजन, बुंदेलखंड के रीजन में इसको देखा जाता है, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट है तो महाभारत और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाभारत को पढ़ोगे अगर आप या ऋग्वेद के अंदर देखोगे तो इस राजवंश या इस महाजनपद के बारे में वहां पर उल्लेख दिया गया है, ठीक है। ये चीज बस याद रखिएगा। इसके बाद में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और ये आज के समय में मेरठ या फिर दक्षिण पूर्व हरियाणा का पार्ट है, ठीक। हाँ, ये चेदी की कहीं शक्तिमती लिखी रहती है, शक्तिमती, हाँ वो भी सही है। यहाँ पे जो सोतीवती लिखी हुई है उसी को शक्तिमती भी बोला जाता है, ठीक। इन्होंने जो बताया वो भी ध्यान रखिएगा। शक्तिवती की राजधानी इसकी कहलाई जाती है, सोतीवती, शक्तिवती या फिर बांदा, ठीक।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में पूर्व इंद्रप्रस्थ, मेरठ या फिर दक्षिण पूर्व हरियाणा का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिकली भोजों, पांचालों और यादवों के साथ वैवाहिक संबंध की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आपने सब देखा हुआ है महाभारत वगैरह, कौरवों की बात हो रही है, यहाँ पे पांड्यों की बात यहाँ पे हो रही होती है। बेसिकली माना क्या जाता है कि महाभारत का जो रीजन था, क्षेत्र था, वो क्षेत्र ही कहीं ना कहीं क्या था? कुरु का क्षेत्र रहा है, ठीक है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ रही है, और ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये राजधानी थोड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, वो क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। महाकाव्य के बारे में वर्णन वहां पर दिया गया है। महाकाव्य आप लोग समझते हैं क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद में पांचाल, पांचाल की बात करें तो अहिच्छत्र या कांकलेय बोला जाता है इसकी राजधानी, और ये कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही, कौन सा इलाका हो सकता है? शामली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका कौन सा लगता है? अपना हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा और राजस्थान की तरफ से सीमा साझा करता है वो लगेगा पश्चिमी। जो सीमा वहां से साझा करता वो लगता है पश्चिमी वाला। बेसिकली यहाँ पे जो पश्चिमी बात हो रही है ना उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे बात बेसिकली यही हो रही है कि जो पश्चिमी इलाका है आपका रीजन भी लगता है उसी के अंदर, जो पीलीभीत है, बरेली जो है वो भी उसका रीजन लगता है, ठीक है। या फिर हम लोग बात करें तो रामपुर का रीजन हो गया, जैसे वो भी एक वन ऑफ द पार्ट इसी का लगता है। तो ये फर्रुखाबाद, हाँ कह सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है ये बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन जो है पांचाल रीजन। तो आपसे कभी पूछा जाए आपका इलाका कौन सा, तो पांचाल वाला था, ठीक है। पांचाल महाजनपद के अंदर आता था, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सरकार राजतंत्रीय रूप का पालन पहले करती थी, बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? गणतंत्रात्मक। मतलब ये लोग धीरे धीरे क्या हो गए? रिपब्लिक हो गए। पहले मोनार्क थे और धीरे धीरे बाद में क्या हुआ? रिपब्लिक हो गए। इनसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, पांचाल महाजनपद। वस्त की बात होती है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, ठीक है। सरकारी रीजन आ गया प्रयागराज, ठीक है। तो ये बेसिकली वस्त, कौशाम्बी या इलाहाबाद का पूरा इलाका है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि पुराणों के अनुसार पांडव राजवंश जो यहाँ पे दिया हुआ है ने वस्त की राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित कर दिया। राजधानी का ट्रांसफर दिया जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर देगा, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि पुराणों के अनुसार यहाँ पर निकक्षु एक पांडव वंशज जो था ने वस्त की राजधानी हस्तिनापुर से कहां ट्रांसफर कर दी थी? कौशाम्बी ट्रांसफर कर दी थी। तो राजधानी का ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जो यहाँ पर है। बाकी व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना ही जाता था। व्यापार का क्षेत्र बहुत अच्छा था, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां अच्छी होती थी यहाँ पर, ठीक है। अगला है मत्स्य विराटनगर, ठीक है, इसकी राजधानी थी। रीजन क्या है? जयपुर या राजस्थान, ठीक है। तो जयपुर राजस्थान बेसिकली यहाँ पर रीजन था। यहाँ पर इसको पॉपुलर इसलिए उनकी जो राजधानी थी पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो पांडव और जो वॉर हुआ था पूरे का पूरा महाभारत के अंदर आप लोग ने देखा है, तो उस वॉर के अंदर पांडवों ने इसको अपना शरण स्थल बनाया था, इस वजह से ये जाना जाता है, ठीक है। मत्स्य या विराटनगर। शूरसेन, उसके बाद में मथुरा, ठीक है। आज के समय में भी मथुरा ही है, राजधानी इसकी मथुरा थी उस समय, ठीक है। तो शूरसेन को हम लोग जानते हैं, ठीक। और इसका जो बेसिकली सरकार का तरीका क्या था? वो गणतंत्रात्मक था। तो गणतंत्रात्मक रूप में अगर आपको एक और एग्जांपल देना हो तो क्या दे सकते हो? शूरसेन एक महाजनपद जो गणतंत्र। उसके बाद में अश्मक, ठीक है, इसकी राजधानी पैठण और गोदावरी नदी के किनारे आज के समय में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अश्मक की पैठण राजधानी है और गोदावरी नदी के किनारे इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर आपको और डिटेल में इसको देखना है तो ये इसका स्थान बेसिकली तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश के रीजनों को आज के समय में कवर करता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का एक राजवंश है जिसको हम लोग अश्मक के तौर पर जानते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, ठीक है। अवंती, ठीक है, अवंती को जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, बाहुबली सबने देखी, ठीक है। महिष्मती वगैरह सब जानते हो आप लोग, उसी की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो ये महिष्मती
या उज्जैन, मालवा और मध्य प्रदेश। ठीक है, महिष्मती का बार बार जिक्र आया था ना बाहुबली के अंदर, तो वो राजधानी के बाद यही वाली बात हो रही थी। तो इसका विभाजन उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के अंदर किया गया था। ठीक है, आज के समय में अवंती का इलाका मालवा या मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, इसको बस इतना जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बस ये। ठीक है, फिर गांधार है, गांधार तक्षशिला। ठीक है, आज के समय में कहाँ रावलपिंडी के अंदर पड़ता है। ठीक है, तक्षशिला ये इंपॉर्टेंट क्यों है तक्षशिला? हाँ, प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इसलिए, और कोई रीजन और क्या कारण है बता चुका हूँ, कहानी इसकी थोड़ी बहुत क्लास में तक्षशिला यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली। चाणक्य की बात जब भी आती है तो तक्षशिला अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो चाणक्य वन ऑफ द प्रोफेसर थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनके बहुत प्रिय शिष्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, वो इसके स्टूडेंट थे इसी यूनिवर्सिटी के। तभी यहीं से दोनों लोग निकल के आए थे और यहाँ पे आके इन्होंने नंद वंश को हटाकर अपने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो मगध एम्पायर के अंदर इस राजवंश की स्थापना के पीछे ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके अंदर सिकंदर का क्या रोल था, सिकंदर कैसे वहां पे आता है, ये सब एक कहानी का हिस्सा है। जब हम लोग मगध एम्पायर पे आएंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली गांधार जान लीजिए, आज के समय में रावलपिंडी, जिसको तक्षशिला राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र अगर आज के समय में देखोगे तो भाई अफगानिस्तान में काबुल से लेकर उत्तर पश्चिमी प्रांत में रावलपिंडी तक फैला हुआ इलाका है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से जाना जाता है। ये जितने भी महाजनपद देख रहे हो तो आज के समय में आपको क्या लगता है, इनको महाजनपद के तौर पर अगर एक रीजन, एक क्षेत्र है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के रीजन खो चुके, बोलते हैं ना हम लोग कि पाकिस्तान ने तो खो दिए, मोहनजोदारो हड़प्पा कहीं ना कहीं खो चुके, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए वो लोग। हमारे यहाँ तो कुछ अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो क्या महाजनपद के इलाके प्रोटेक्टेड करके अलग रखे जाते हैं, या फिर इसके अंदर लोग बस गए, रहना शुरू कर दिया और नए नए प्रांत या नए नए नाम देकर इसको मॉडर्नाइज कर दिया? क्या लगता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है? जैसे इन्होंने क्या तक्षशिला को, रीजन को, गांधार के रीजन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ कि ये तो हमारा महाजनपद का इतिहास का पार्ट है, इसको हम अलग से रख लेते हैं समाज में, और यहाँ इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं छुएंगे, सांस्कृतिक स्थल है हमारा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है फिर महाजनपद? महाजनपद मॉडर्नाइज हो गया ना आज के समय में। मॉडर्नाइज का मतलब लोगों ने अपनी अपनी राजधानी इलाके बना लिए, उसमें रहना शुरू कर दिया, बसना शुरू कर दिया। अभी तक एग्जाम्पल बताया मैंने, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, यहाँ पर रहने लगे हो ना आप लोग आके। अब ये महाजनपद रहा होगा, कभी रहा होगा, लेकिन आज तो मॉडर्नाइज हो गई, नए शहरों का फॉर्म ले लिया इसने, है ना। तो बेसिकली महाजनपद आज के समय में भी है, लेकिन इनका जो इतिहास है वो इतिहास के तौर पर अगर हम लोग देखें तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया या मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है, तो मॉडर्नाइज के तौर पे जाना जाता है। कंबोज की राजधानी पुंछ या राजौरी और हजराओं के आसपास का इलाका है, जैसा पंजाब और कश्मीर का जो इलाका है उसके आसपास में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, वो है ब्राह्मणवादी ग्रंथों में काम्बोज को असंस्कृत लोगों के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे वो कल्चरल नहीं थे। ठीक है, कल्चरल नहीं थे का मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर हम लोग असंस्कृत बोल रहे हैं तो उनके रहन सहन का तरीका, उनके बोलचाल का तरीका, उनका धर्म का फॉलो करने का तरीका या तो अलग होगा या वो मानते ही नहीं होंगे। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, असंस्कृत बोला जा रहा है, अनसिविलाइज्ड रहे होंगे इस समय के लोग, इस बेसिस को बोला जा रहा है। तो कंबोज महाजनपद ये है। ठीक है, अब ये 16 महाजनपद है, जल्दी से देखो एक बार कौन से महाजनपद है, ये 16 के 16 तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। पहला कौन सा है, राजधानी चंपा, आज का स्थान मुंगेर और भागलपुर। दूसरा मगध, राजधानी राजगृह या गिरिवर, और कौन सी जगह पे, पटना। तीसरा कौशल, राजधानी इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर काशी, वाराणसी, बनारस। ठीक, वज्जी, वैशाली, बिहार, मल, कुशीनारा, देवरिया और उत्तर प्रदेश आज का जो इलाका है। ठीक है, चेदी राजवंश, सोतीवती या बांदा, कहाँ पे, बुंदेलखंड। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ और दक्षिणपुर हरियाणा, पांचाल, अहिच्छद और कांतुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक, वस्त, कौशाम्बी या इलाहाबाद, फिर मत्स्य, विराटनगर या जयपुर राजस्थान,
फिर सुरसेन मथुरा, और आज में भी मथुरा ही है। अश्मक पैषण गोदावरी नदी का किनारा, ठीक है, और जगह कौन सी है? आंध्र प्रदेश का, बेसिकली जो दक्षिण में जाता है वहां, ठीक है। अवंती महिष्मती, ठीक है, और मालवा या उत्तर प्रदेश, गांधार दक्षिण, और आशा इलाका रावलपिंडी, कंबोज पुंछ राजौरी और खाजुराहो। कहां पे पड़ता है बेसिकली ये? पंजाब और कश्मीर पहला, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद लिस्ट दे दूंगा, आराम से जाके पढ़ना, इसको याद कर लेना, ठीक है, और याद करके फिर इसको अच्छे से घोट लेना बिल्कुल। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, महाजनपद की अगर राजनीतिक संरचना की हम लोग बात करें, ठीक है, तो राजनीतिक संरचना जिस तरीके से मैंने बताया, 2 तरीके के महाजनपद हुआ करते थे, जैसा हम लोग राजतंत्र या फिर बात करते हैं गणतंत्र की, ऐसे 2 महाजनपद हुआ करते थे। इन 2 महाजनपदों के ऊपर जो शासक शासन करने आते थे, वो शासन किस तरीके का होता था अगर उसकी बात की जाए, जैसे आज के समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, और संविधान हमसे क्या कहता है? फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करो, ठीक है, चलो फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पर संविधान को फॉलो करते हैं, उस तरीके से मानते हैं। वहां पे इकाई किस तरीके की रहती थी, यूनिट किस तरीके की थी कि लोग शासन जो करा करते थे वो अपने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस को किस तौर पर चलाया करते थे, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल तो हम लोग देख सकते हैं कि संघीय सरकार होती थी वहां पे। संघीय सरकार समझते हैं आप लोग, अच्छे से जानते होंगे। संघीय सरकार जहां पर यूनियन का पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, यूनियन का कंट्रोल। यहाँ पर यूनियन था ही कौन? राजा। राजा के हाथ में क्या क्या रह सकता है उस समय? अगर यूनियन के तौर पर राजा जाना जाता है तो राजा के हाथ में क्या रह सकता है? एक तो शासन पूरी तरीके से, दूसरी क्या? आर्मी रह सकती है, ठीक है। आर्मी मतलब कमांडर इन चीफ से लेकर हर एक चीज किसके हाथों में होती थी? राजा के हाथों में होती थी। आर्थिकी की अगर बात करें, आर्थिक तौर पर करों को वसूलना ये कार्य होता था बेसिकली वहां का जो एक फाइनेंस मिनिस्टर होता था, लेकिन अंतिम तौर पर ये किसके हाथों में होता था? अंतिम तौर पर होता था राजाओं के हाथों में या वहां के शासकों के हाथों में। तभी आप एग्जाम्पल देखोगे कुछ आगे चल के, जब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जानने जाते हैं कि टैक्स कलेक्ट भी किया करते थे वो कहीं कहीं किसी किसी जगह से, ठीक है, आगे चल के उसके बारे में। तो राजाओं के हाथ में टैक्स का कलेक्शन या आर्थिक रूप से कंट्रोल भी उनके हाथों में रहा करता था, इसलिए जानने जाते थे, ठीक है। गणतांत्रिक राज्यों की अगर बात करें तो जैन या बौद्ध धर्म के संस्थापक बेसिकली देखा जाए तो इनसे काफी ज्यादा लेना देना इनका देखा जाता है। जैसे 2 एग्जांपल बताओ, एक जैन धर्म का सबसे प्रतापी राजा बताओ, एक बौद्ध धर्म का बताओ। जैन धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा बौद्ध धर्म का अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करी, उसी के बाद उनके पुत्रों में से अगर हम लोग देखें कौन आते हैं? अशोका, ठीक है, ग्रैंडसन बोला जाता है, ठीक है। तो अशोका आते हैं, वो किसको पालन कर रहे हैं? बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। एक शासक जिसने सबसे ज्यादा जैन धर्म को पूरी तरीके से प्रमोट किया वो चंद्रगुप्त मौर्य ही वंश से देखने को आते हैं। मगध साम्राज्य जिसके अंदर ये सब पॉपुलरिटी है, कैसे पॉपुलरिटी है? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? भद्रबाहु के मानने वाले जो सारे के सारे लोग थे उनके साथ में कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत के अंदर दिगंबर जो संस्था होती है, उस दिगंबर संस्था को उन्होंने फॉलो किया था। और दिगंबर संस्था को फॉलो करते उन्होंने ऐसा माना कि मुझसे जीवन में बहुत पाप हो गए, मैं राज करते करते पता नहीं कितनी गलतियां कर गया होगा, तो उन गलतियों को सुधारने का मेरे पास ही मौका है। तो उन्होंने क्या करा? पूरा राजकाज त्याग दिया, और त्यागने के बाद दक्षिण भारत में कर्नाटका चले गए, और कर्नाटका जाके क्या करा? सन्यास ले लिया, पूरी तरीके से सन्यासी बन गए। सन्यासी ही नहीं बने, पूरी तरीके से भोजन भी त्याग दिया, ठीक है, वस्त्र भी त्याग दिए, सब कुछ त्याग के बैठ गए सिर्फ और सिर्फ अनशन पर और सन्यासी मुद्रा में, और उसी पीड़ा में उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने कहीं ना कहीं दुनिया के लोगों के सामने रखा था कि इतना बड़ा राजवंश सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहां चला गया? सिर्फ और सिर्फ धर्म या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चला गया। तो हर एक चीज धोखा है, उन्होंने ये एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा। तो एग्जैक्टली जो लोगों तक मैसेज कन्वे हुआ वो कन्वे क्या हुआ? पहली चीज तो जैन धर्म, कि जैन धर्म का प्रमोशन इतना ज्यादा हो गया उस समय कि लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख के क्या करा? जैन धर्म को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। कि हमारा इतना बड़ा राजा अचानक से जाके ऐसे संस्था से जुड़ा, और संस्था से जुड़ने के बाद में उसने क्या करा? इवन अपना अंतिम जीवन भी उसी धर्म को दे दिया। तो कई सारे लोग जाके जुड़ गए, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो भीमराव अम्बेडकर जी,
ठीक है। अपने अंतिम समय में उन्होंने क्या करा था, बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, और बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद में उनकी डेथ हुई थी। तो कई सारे लोग जितने भी थे वो कहाँ जुड़ गए थे, जाके बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये तो एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो तो सोचो राजा रहा है ना, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा हुआ। इसलिए जैन धर्म थोड़ा बहुत पॉपुलर इस समय में देखने को मिलता है। अगेन फिर अगर हम लोग आए फिर अशोका के ऊपर, अशोका ने क्या करा, कलिंग वॉर हुआ, पढ़ा था हम लोग ने, बात की थी थोड़ी बहुत इसके बारे में। तो कलिंग वॉर हुआ, कलिंग वॉर के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के पीछे क्या था, किलिंग्स ऑफ एनिमल्स, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल। तो वो जो लोग मारे गए उस समय, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, कई सारे जानवर मार दिए गए उस समय, तो उनने क्या करा, उनका हृदय परिवर्तन। और इस हृदय परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने हर एक चीज को त्याग दिया, और त्यागने के बाद में अपना शासन करते रहे, लेकिन कौन से धर्म को पालन करने लगे, बौद्ध धर्म। और एक तरीके से कह सकते हो आप कि उनका जीवन लगभग संन्यास जैसा ही था, क्योंकि वो किसी भी टेरिटरीज के साथ में, आसपास की शक्तियों के साथ में न लड़ते थे, ना किसी भी तरीके का कोई किसी को कैप्चर करने की कोशिश करते थे। अगर कोई आता था तो उसके साथ में बैठ के मिल के बात करके समझौता कर लेते थे, ठीक है। तो हिंसा पूरी तरीके से त्याग दी। तो ये दो बहुत बड़े एग्जाम्पल। फिर अशोका के बाद में भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने तो एक बौद्ध संगति के अंदर पार्ट भी लिया था ना, है ना, तो हम लोग ने देखा ना, बौद्ध संगति के अंदर उन्होंने पार्ट भी लिया था। तो बौद्ध संगति के अंदर पार्ट लेने के बाद में उन्होंने और ज्यादा उसको प्रमोट कर दिया। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बौद्ध संगति को लीड किया था राजा के तौर पर। जब हम लोग बात करते हैं कब, 312 ईसा पूर्व की बात करी थी हम लोग ने, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में अप्रोक्स जब हुई थी। तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि राजनीतिक संरचना तो थी वहां की, लोग इस तरीके से रहते जरूर थे राजाओं के संरक्षण में, लेकिन धर्म का भी वहां पर क्या था, स्कोप देखने को मिलता है। और वो धर्म का स्कोप दो तरीके से है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। हिंदू शासक भी हुए बहुत सारे वहां पर, और हिंदू शासकों के तौर पर अभी हम लोग देखेंगे जिस तरीके से हिंदू शासकों ने भी वहां पे अलग अलग रिलीजन को पॉपुलराइज किया और फॉलो किया। तो आने वाले मौर्य एम्पायर के अंदर उसकी भी चर्चा हम लोग को करनी, ठीक है। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी थी, वो देखी थी आप लोगों ने, ठीक है। और चारों ओर किलेबंदी वगैरह रहा करती थी, ठीक है। अपनी किलेबंदी करके रखते थे, और किलेबंदी होने का कारण क्या होता था, भारी आक्रमण, ठीक है। भारी आक्रमण तो होता था, सुरक्षा के पर्पज से करते थे, जितने भी भारी आक्रमणों से बचने के लिए किलेबंदी लोग किया करते थे, ठीक है। तो ये इसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक रिलीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है। टैक्स वैक्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। टैक्स लगता कितना था, 1/6 भाग कर लगाया जाता था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, महाजनपद क्रिएट होने से या क्रिएट होने में कृषि का क्या योगदान है। तो अगर महाजनपद क्रिएट हुआ पूरा का पूरा, या क्रिएशन के पीछे अगर कोई एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रीजन है, तो वो है एग्रीकल्चर या कृषि में परिवर्तन। जैसे मैंने बताया आपको, लोहा जहां जहां मिलता चला जा रहा था, लोग व्यवसाय के लिए वहां चले जाते थे, और जहां चले जाते थे वहां जाके बस जाते थे, और बसने के बाद तो बन जाते थे जनपद, और जनपद धीरे धीरे क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो लोहे का उपयोग बहुत ज्यादा रहा, लेकिन लोहा सबसे पहले यूज किसमें हुआ, वो हुआ कृषि में ही, ठीक है। अगर कृषि के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जो हल के फाल बनाए जाते हैं, ठीक है, पहले क्या होता था, ये वुडन का बनता था, लकड़ी का बनाया जाता था, लेकिन लकड़ी इतनी धारदार नहीं होती थी, इतनी ज्यादा वो उपज पैदा नहीं कर पाती थी। उपज पैदा करने की बात अगर हम लोग करें कि अगर हम लकड़ी को जमीन पे मारेंगे तो वो लकड़ी जमीन पे उतना अंदर नहीं जा पाएगी जितनी अंदर हमें एक अच्छी उपजाऊ जमीन मिल पाए, है ना। लेकिन लोहे के फाल जैसे बन गए, अब वो लोहे का फाल जमीन के बहुत अंदर तक चला जाता था जब भी हम उसको उसमें मारा करते थे। तो अब क्या हुआ, लोग की कहीं ना कहीं कृषि जो है इससे इंपैक्ट हुई बहुत ज्यादा, कृषि के अंदर अच्छा परिवर्तन आया, लोहे का हल लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, और उससे कृषि में वो अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसके परिणाम स्वरूप वहां उत्पादन बढ़ गया, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोहा मिलता गया। लोहे से और कार्य अगर की बात की जाए तो क्या करेंगे, जंगल लोगों ने साफ कर दिए थे काट काट के, ठीक है। लोहे के ब्लेड से लोगों ने क्या करे, जंगल काट डाले सारे, और जंगल काटने के बाद में वहां बसना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल ये भी है बस्तियां बसने का, या एग्जाम्पल कहीं ना कहीं महाजनपद बसने का, ठीक है। इसी समय में किसानों ने धान की बुवाई वगैरह भी करना शुरू कर दी, ठीक है। जमीन पर बीज फेंकने के बजाय पौधे लगाए गए और ये खेतों में लगाए जाते थे। अब जमीन पे पहले क्या होता था, ऐसे बीज फेंक दिए जाते थे। अब बीज फेंको प्रॉपर एक जमीन के ऊपर, उसके ऊपर, और अगर आप उसको खोद के हल चला के अच्छे से अगर उसको लगाते हो तो क्या होता है, एक अच्छी उपज देखने को मिलती है। दोनों में डिफरेंस है।
तो ये क्या हुआ इस समय में, यहाँ पर जमीन पे फेंकने की बजाय लोगों ने पौधे लगाए, फसलों को लगाया और फसलों को लगा के उसकी उपज कराना शुरू करी। तो ये एक एग्जांपल के फॉर्म में देखा जा सकता है। तो उत्पादकता या प्रोडक्शन की अगर बात करें तो लगातार वृद्धि देखने को यहाँ पर मिल रही है हमें कृषि के फॉर्म में। तो कृषि का एक बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ पर, चेंज इन एग्रीकल्चर जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जनपद और महाजनपद में अंतर की बात करें हम लोग, ठीक। जनपद और महाजनपद में अंतर, ये वही जनपद और महाजनपद में अंतर वही है जिसकी बात हम लोग अभी कर चुके हैं कि जहां जहां लोहे की खोज होती चली गई, लोगों ने क्या करा, व्यवसाय के तौर पर अपने आप को बसाना शुरू कर दिया और एक सोसाइटी समाज बना लिया, जिसको क्या बोला जाता है, जनपद बोला जाता है। अब यही जनपद धीरे धीरे करके लोग समूह के रूप में इकट्ठे होते चले गए। एक जनपद ने दूसरे जनपद के साथ में कोएलिशन किया, गठबंधन किया, नहीं तो क्या करा, उसके ऊपर अटैक किया गया, अटैक करके छीन लिया गया और छीनने के बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद में जनपद और महाजनपद क्रिएट हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक संगठन, देखो जन का मतलब भी दिया गया है, आदिवासी राज्य संगठन, जिसे क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, ठीक है। तो बेसिकली जनजाति या फिर जाति समूह को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और ये उन्हीं के लोगों के द्वारा रही गई संस्थाएं या फिर स्थल हुआ करते थे, जिनको आगे चल के जनपद या महाजनपद के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है इनके बीच में बेसिकली, ठीक है। महाजनपद की विशेषताओं की अगर बात करो तो विशेषताओं में ये 4 बेसिकली टोटल 7 बेसिकली इंस्टीट्यूशंस है। इन 7 इंस्टीट्यूशंस को हम लोग जानते हैं महाजनपद की पहचान के तौर पर, ठीक है। पहला राजा, महाजनपद का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, राजा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता था मंत्री, जो राजा को सहयोग करता था। तीसरा इंपॉर्टेंट होता था देश, जब तक देश नहीं है राजा क्या या फिर मंत्री क्या, तो देश में एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। चौथा है दुर्ग वाले शहर, जैसे मैंने बोला चारों तरफ क्या करा जाता था, किलेबंदी कर दी जाती थी, किलेबंदी कर दी जाती थी, तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, दुर्ग वाले शहर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में खजाना, खजाना इंपॉर्टेंट था कि बिना खजाने के एम्पायर कैसे संगठित होगा, कैसे चलेगा, तो खजाना भी उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सेना होती थी इनके पास में, अपनी एक विशाल सेना होती थी, विशाल सेना दूसरे महाजनपदों की सेना से लड़ने के लिए तैयार रहा करती थी। और बाद में मित्र की अगर बात करें, एक महाजनपद के साथ में दूसरे महाजनपद की मित्रता भी देखने को मिली, तो ये मित्रता भी इस समय में इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता है, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हैं तमाम महाजनपद। हो गया ना, देखो ये जो गण संघ की बात हम लोग कर रहे थे, और दूसरी चीज होती है साम्राज्य या फिर हम लोग जिसको किंगडम्स कहते हैं, वही राजतंत्र अगर आप बात करो उनकी बात करें। तो ये देखिए सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है समझना कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ये वंशानुगत नहीं था और ये वंशानुगत हुआ करता था। अब जो राज्य वंशानुगत होते हैं या राजा जिनके अंदर शासन करता है, वो अपने साम्राज्य को कैसे चलाता होगा उसका कुछ जिक्र किया होगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या साम्राज्य, राजा बेसिकली क्या क्या चीजें करता है, किस तरीके से चलाता है, या रिपब्लिक किस तरीके से चलती है, इसी का तो पूरा डिस्कशन इस पूरी टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंसेस आपको पता है, एक बार जाके देख लीजिएगा, इसको डिटेल में नहीं बता रहा मैं, ठीक। सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर अपने, मगध साम्राज्य, ठीक है। मगध साम्राज्य का उदय है यहाँ पर। मगध साम्राज्य की अगर बात करें तो मगध साम्राज्य को सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ पर 3 साम्राज्य मैंने लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट थे मौर्य साम्राज्य से पहले। तो मौर्य साम्राज्य से पहले 3 इंपॉर्टेंट साम्राज्य कौन से, उनको देख लो, और उनका जो इरा है बेसिकली कौन से इरा से लेकर कौन से इरा तक इन साम्राज्यों को जाना जाता है, ये इरा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर पहला है हरियन वंश, ठीक है। हरियन वंश या हरियन राजवंश, जिसका स्थापना होती है 560 बीसी के अंदर, 560 ईसा पूर्व, और कब तक चलता है, 413 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। पहला है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार वो व्यक्ति जिसने कहीं ना कहीं हरियन वंश में एक नींव डाली सबसे प्रतापी साम्राज्य बनाने के तौर पर, ठीक है। तो बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु के बाद में उदयन, ठीक है। तो ये 3 शासक हरियन के राजवंश के सबसे इंपॉर्टेंट और विशेष शासक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। इसके बाद में शिशुनाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी जिसको बोलते हैं,
जैसे ही हरियंग वंश समाप्त होता है, शिशुनाग वहां पर आके साम्राज्य अपना स्थापित कर देते हैं। और साम्राज्य स्थापन के तौर पे 413 बीसी को जाना जाता है साम्राज्य की स्थापना। और कब तक ये साम्राज्य चला? 345 बीसी तक। ठीक है। तीसरा वाला है नंद वंश या नंद राजवंश के तौर पर इसको जाना जाता है। और नंद राजवंश में महापदम नंद, ठीक है, और धनान। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट इस समय में है शासक, इनके तौर पर इनको देखना जरूरी है। तो ये बस टेबल को तौर पर ही याद कर लीजिए, इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। 321 बीसी तक अंत हो जाता है इन तमाम साम्राज्यों का। और इसके बाद में एक बड़ा राजवंश शुरू होता है, जिस राजवंश को हम लोग क्या कहते हैं? मौर्य राजवंश कहते हैं। इसी के बाद में मौर्य राजवंश शुरू हो जाता है। आरओ का पेपर तो सुना कैंसिल होने वाला है, फिर से री एग्जाम होने वाला है, ऐसा सुना जा रहा है। अभी जांच बैठ चुकी है, कमेटी बन गई, क्योंकि आउट पेपर हुआ है, ऐसी संभावना पूरी तरीके से दिखाई जा रही है। क्योंकि 2 प्रूव आए हैं सामने बड़े बड़े। एक प्रूव आया है सुबह 8:10 पे पेपर GS1 का आउट हो गया, उसकी आंसर की आई है, वो मेरे पास भी आई है। हाँ, वो सुबह में 8:10। तुम्हारे पास में शायद पास में शायद बाद में आई होगी, मेरे पास 9 बजे आ गई थी वो आंसर। क्या करते भेज के उसमें कर क्या लेते? 9 बजे वो आंसर की आ चुकी थी। 9 बजे आंसर की का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो थे बेसिकली उसके बारे में सिर्फ आंसर्स लिखे हुए थे उसमें, 1 2 3 4 करके कुछ आंसर्स ऐसे लिखे हुए थे, बस उसमें एक अभी होगा, ये होगा ऐसे। लेकिन सेकंड वाली आंसर की ने तो बिल्कुल चौंका दिया। फर्स्ट वालों पे लोग डाउट ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे सेकंड आउट हुआ लोग बोले अब तो पक्का झोल है कोई ना। वही 8 बजे कुछ मिनट पे थी। हाँ, मेरे पास 9 बजे आई। तुम अंदर होते सेंटर में, कहाँ से भेजे? अगर मैं उसे शेयर करता तो मैं ही लपेट जाता तुम्हारे पास। तो मुझे भी किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही आई, लेकिन वो उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं भेजी थी कि आप किसी की नकल कराओ ये करो। उन्होंने इस उद्देश्य से भेजी थी कि देखो पेपर आउट हो गया, ठीक है, तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने इस उद्देश्य से भेजी थी। और वो क्या था, मैंने उस समय मानी नहीं थी वो बात, मुझे नहीं लगा ये सही होगी या गलत होगी, लेकिन मुझे यकीन हुआ 1:30 बजे अप्रॉक्स 1:30 बजे हिंदी का पेपर आउट हुआ, ठीक है। और हिंदी का पेपर जो आउट हुआ था वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ आउट हो गया, क्वेश्चन भी वही लिखे आए थे। ऐसी अभी सिर्फ और सिर्फ इमेजेस वायरल हो रही है इंटरनेट के ऊपर। अब पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, मैंने भी वो सारे आंसर मिलाए नहीं है बैठ के कि ये वाला ही पेपर का है वो आंसर की है किसी और के, लेकिन सेकंड पेपर देख के आप एग्जैक्ट समझ जाओगे कि हाँ ये आउट पेपर था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, इतना बवाल हुआ। उसके बाद में कमेटी बनी है, और कमेटी ने क्या कराया, सीधे जांच के लिए बैठा दिया और बोले जहां जहां पेपर आउट हुआ चेक करो जरा जाके। अब हो सकता है 2 चीजें हो, एक चीज ये हो सकती है कि जिस सेंटर पे पेपर आउट हुआ सिर्फ उसी सेंटर का री एग्जाम, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है फिर दूसरे लोग बवाल करेंगे, क्योंकि पेपर जब आउट ही हो गया है हर जगह, सारी जगह से आ रही है ये न्यूज, तो आप पूरे पेपर को कैंसिल करिए हर जगह से, तो हो सकता है टोटल री एग्जाम हो फिर से। तो ये 2 संभावना, देखो क्या हो सकता है, कैसी चीज है। जिन्होंने दिया था उनको मजा आ गया है ना, तो अगर री एग्जाम होने वाला है तो। और एक चीज और ध्यान रखना है, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था वो ये पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो लोग खुश ना हो गया हमने नहीं दिया था चलो इस बार नहीं दे, ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने एग्जाम दिया था वही लोग दोबारा एग्जाम दे पाएंगे, ऐसा इसमें शर्त होती है अगर री एग्जाम कभी होता है तब। देखो इस बार क्या होता है पता नहीं, क्योंकि 10,67,000 की फिर व्यवस्था करें वो लोग, उसमें फिर 40% एब्सेंट हो जाएंगे, है ना। तो वो इतनी व्यवस्था में खर्चा कितना जाता है सरकार का पता है ना आपको, बहुत खर्चा हो जाता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए सरकार क्या करेगी, 50% सीटों को ही रिजर्व करेगी और सेंटर बनाएगी सारे के सारे, और 50% पे ही सिर्फ पेपर होगा, बाकी जगहों पे नहीं होगा, ठीक है। देखो ये मगध एम्पायर है पूरा का पूरा, 600 से लेकर 321 बीसी तक ये मगध एम्पायर को हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको मगध कहते हैं। इसके बाद में यही मगध एम्पायर आगे चल के मौर्य एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस मौर्य एम्पायर के बारे में भी जान लेंगे। बस इसके मैप को थोड़ा सा नजर में अपनी बैठा लो कि किस किस चीज की हम लोग को कहाँ कहाँ बात करनी है। तो ये बेसिकली
जो पूरा का पूरा रीजन दिख रहा है, इसके अंदर ये तक्षशिला वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहाँ से थी और लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक है। इसी तक्षशिला के आसपास के इसी इलाके से, यहाँ से सिकंदर नजर गड़ाए बैठा था मगध एम्पायर के ऊपर, उसी इलाके से, और वहां से यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चाणक्य कैसे आए और कैसे नंद राजवंश को समाप्त करके अपना मौर्य राजवंश स्थापित किया। तो ये एक लाइन ध्यान रखिएगा, लोग ऐसे ही आए होंगे उस समय, ठीक है। शिशु नागवंश की अगर बात करें तो ये लोग अगर बात करो तो मध्य भारत के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से विस्तारित कर चुके थे। तो शिशु नागवंश यहाँ पर देखने को मिलता है। नंद राजवंश का पूरा इलाका ईस्टर्न इलाका है, तो ईस्टर्न इलाके के अंदर यहाँ पर नंद वंश देखने को मिल रहा है। ये इलाका है अजातशत्रु या बिंबिसार वगैरह के लोगों का, जो हरियंक राजवंश के होते थे, तो ये लोग इस साम्राज्य के अंदर थे। बाद में सब एक दूसरे के साम्राज्य को कैप्चर करके अपने अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप है जिसके तौर पे आप इसको जान सकते हो, ठीक है। अलग अलग राजा, कौन कौन सा राजा, उससे इंपॉर्टेंट क्या क्या घटनाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज याद आ रही है जो मैंने छोड़ दी थी पीछे। महाजनपदों से रिलेटेड नहीं है वो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ लिया था आप लोग ने पूरा। जैन धर्म ये है क्वेश्चन, कुछ दो चार लगा लो जिससे पता चल जाए आप लोग को जैन धर्म आ गया। ये जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बस ये दिखाने की इसमें चीज कोशिश की जाएगी कि देख लो यूपीएससी में पेपर कैसे सेट करते हैं। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित है क्या? जैन धर्म होगा, ठीक है। अभी हम लोग ने पीछे ऊपर देखा था कि कौन कौन से संप्रदाय जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं, और उन संप्रदाय के अंदर जैन धर्म में दो बेसिक संप्रदाय पढ़े थे हम लोग ने, कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर श्वेतांबर को और डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट में, जिसमें एक नाम ये भी आता है स्थानकवासी, ठीक है। तो स्थानकवासी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत पर लागू होता है? जैन सिद्धांत पर लागू होने वाला कौन सा? कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका है तपस्या करना। दूसरा पढ़ लो, दिखा लेंगे। हर वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है, ठीक। तीसरा, कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये है ऑप्शन, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो तीन। क्या लगता है? हर वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा है, ये बात सत्य है। जैन धर्म तो मानता है, मैंने बोला ना मास्क लगा के घूमते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बने, तो वो तो सत्य दिख ही रही। तीसरे वाले पे आओ, कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बोल रहा है कर्म आत्मा का अभिशाप है, ठीक है। आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कर्म कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे, अच्छे कर्म नहीं हो जाएंगे। तो जब तक कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे आत्मा भटकती ही रहेगी, इधर से उधर बॉडी में ट्रांसफर होती रहेगी। तो कर्म आत्मा का अभिशाप ही तो है, ठीक है। और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल। जब तक ये समाप्त नहीं होगा कर्म का पूरा लेखा जोखा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। ये बताया आप पहला वाला देख लो, कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका है तपस्या करना। ये बोले कि कर्म का नाश तभी किया जा सकता है जब आप तपस्या करोगे। इसको लॉजिकली अगर आप लोग ऐड करो तो ये बौद्ध धर्म का तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बौद्ध धर्म में तो दिखता है कि तपस्या करना को सबसे ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है, ठीक है। उन्होंने तपस्या करना, जैसे भिक्षु और भिक्षुणी वाला कॉन्सेप्ट वही तो है। तो उन्होंने बोला भिक्षु और भिक्षुणी जो लोग होते हैं वो सन्यासी लोग होते हैं, वो अपने परिवार का मोह त्याग के आए हैं, और परिवार का मोह त्याग गया हुआ व्यक्ति ही तपस्या कर सकता है, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो यहाँ पर अगर जैन धर्म में हम लोग बात करें कि कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या करना है,
तो कर्म के नाश की बात तो जैन धर्म करता, बिल्कुल करता है कि कर्म का नाश कर दो, मतलब कर्म पूरी तरीके से समाप्त कर दो। कर्म जैसी कोई भी चीज या वस्तु बचे ना जो आपके मुक्ति या मोक्ष में रुकावट बने, ठीक है। लेकिन वो कर्म का नाश करने का तरीका क्या तपस्या है या नहीं है? अगर हम लोग उस टॉपिक के ऊपर जाए, तपस्या करना। यहाँ 5 सिद्धांत की बात की थी हम लोग ने, 5 सिद्धांत की बात की थी, जिसमें 5वां सिद्धांत ऐड क्या किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो अपना लेगा वो क्या करेगा? तपस्या करेगा, संन्यास करेगा, सन्यासी तो लेगा आगे। तो ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट को जो भी व्यक्ति अपनाएगा वो क्या करेगा? तपस्या ही तो करेगा आगे। तो ब्रह्मचर्य के पूरे सिद्धांत को अपना लेना ही क्या है? तपस्या कर लेना है। तो महावीर स्वामी के द्वारा ऐड क्या करा गया, ये वक्तव्य इसीलिए सही माना जाता है क्योंकि बोला भी गया ना कि महिलाओं को मुक्ति नहीं मिल सकती तब तक जब तक वो लोग पुरुष का जन्म ना ले। एक सेक्ट में ये भी बोला गया, ठीक है। तो अगर ये बात बोली गई है तो इसका मतलब क्या है? उस ब्रह्मचर्य को अपनाना ही तो है। अगर आपने ब्रह्मचर्य अपना लिया, जो कि पुरुष है आप अपना सकते हो, और अगर आपने अपना लिया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बेसिक उनका कारण कहने का क्या है कि कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या करना ही है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? फिर तीनों हो जाने चाहिए, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान है? तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना। दूसरा, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता। तीसरा, कर्म कांडों की प्रभावशीलता से इनकार। कॉमन पूछ रहा है कि दोनों में, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, दोनों में समान क्या है, कॉमन क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन देखो, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता। वेदों के तो अगेंस्ट में दोनों थे, है ना। वो कस्टम कल्चर कैसे फॉलो करते हैं, वर्णा सिस्टम है, वेदों में तो दिया है। तो सेकंड वाला तो कॉमन हो जाएगा, तो सेकंड तो होगा ही होगा। इस वजह से ए और सी हट गया, क्या बचा? बी और डी तो बचा। अब अगर सेकंड है तो थर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा, कॉमन दिख रहा है उसमें। कर्मकांडों की प्रभावशीलता से इनकार, ठीक है। तो 2 और 3 तो होंगे ही होंगे, ये तो तय हो गया। हमको सेकंड वाला देंगे। अब सिर्फ एक के बारे में सोचना है, दिमाग लगाना है, वो है तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना। चरम सीमा का मतलब तपस्या और भोग में इतना लीन हो जाओ, इतना लीन हो जाओ कि समाज आपको फिर नजर ना आए, सब भूल जाओ। तपस्या और भोग में इतना ज्यादा लीन हो जाओ। क्या मतलब है इसका? जैन धर्म बोल रहा है ऐसा, बौद्ध धर्म बोल रहा है ऐसा, या फिर दोनों नहीं बोलते हैं? बौद्ध धर्म में नहीं बोलते। एग्जैक्टली, वहां पे मध्यम मार्ग लिखा हुआ है ना, मध्यम मार्ग लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध ने क्या करा था? मध्यम मार्ग को अपनाया था। और मध्यम मार्ग को अपनाने का मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, महिलाएं कुछ लेके जा रही थी म्यूजिक के यंत्र, तो वहां पे बताया गया था, है ना, एक स्टोरी के फॉर्म में। तो मध्यम मार्ग को अपनाने का जो तरीका था बेसिकली, वो कहीं ना कहीं चरम सीमाओं से बचने का ही तरीका है। पहले शुरुआत तो उन्होंने भी ऐसी की थी ना कि इतनी चरम सीमा में चले जाओ, इतनी तपस्या करो कि सब भूल जाओ, अपनी बॉडी का भी ध्यान ना रखो उसमें। बाद में उन्हें यकीन हुआ कि नहीं, इतनी सख्ती भी ठीक नहीं है खुद के साथ में कि वो हमारे साथ साथ समाज का भी बुरा कर दे, ठीक है। जब मुझे ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और मैं अगर यहाँ से मर के चला गया तो फिर मैं दूसरों को कैसे ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा? उस चरम सीमा से बचा, तपस्या और भोग की। तो बौद्ध धर्म तपस्या और भोग की चरम सीमाओं को नहीं मानता, ठीक है, वो मध्यम मार्ग ढूंढता है। लेकिन जैन धर्म इसको मानता है। जैन धर्म तपस्या और भोग की चरम सीमाओं तक, मतलब अंत तक अगर आपको जाना है और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको तपस्या और भोग की चरम सीमाओं को छूना ही पड़ेगा, ये उनका मानना है, ठीक है। तो पहला हटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ठीक। अनेकांतवाद जैन धर्म का, लेकिन अनेकांतवाद में बोला क्या गया? क्या बोला गया? अनेकांतवाद कल समझाया था ना, है क्या अनेकांतवाद? जैन धर्म का तो है, उसके अंदर समझाया क्या गया? अनेकांतवाद। और एक स्यातवाद था, स्थायी रहना। बेसिकली स्थायी रहना, और किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन अगर जीवन में आता है
उसका स्थायी रहने पे कोई भी किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्यादवाद क्या है? इसी का एक और उल्लेख स्यादवाद में किया जाता है। वो क्या? वो भी एक सिद्धांत है इसका। स्यादवाद में क्या बताया गया? प्रीति क्या बात, 3 बार पढ़ चुकी हूँ नहीं? सॉरी, तुम्हें भी 3 बार हो गया। क्या था स्यादवाद? अनेकांतवाद तो चलो स्थायी रहना था। स्यादवाद में क्या बोला गया? ज्ञान के बारे में कुछ चर्चाएं की गई थी। उन्होंने क्या बोला था? आपको सीमित ज्ञान होता है, असीमित ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान अनंत नहीं हो सकता। ज्ञान की आपके पास में जितनी भी डिब्बी है वो सीमित है, वो भर गई तो उसके बाद में फिर उसमें भरी नहीं जा सकती। तो ज्ञान उतना प्रयोग करिए जितना आपके पास में है। उस बात को स्यादवाद कहा जाता है कि ज्ञान की एक सीमा होती है, ज्ञान उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आपके पास में है। ठीक है, उसको स्यादवाद बोला गया था। देखो मुख्य परीक्षा में ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले। पहला, भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों एवं उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक, लिख लो इसको जल्दी से। अब तो टाइम है तुम्हारे पास, दारो थोड़ी देना, आंसर लिख के लाओ। छुट्टी दे दी बहुत दिन तुम लोग को आंसर लिखने, अब लिखोगे आंसर। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों एवं उनके प्रभाव की चर्चा की। पहला तो आसान है, लिख लो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण, पूरी तरीके से सिंपल है एकदम क्वेश्चन। दूसरा देखो, बताएं कि जैन धर्म का मूल दर्शन विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। जैन धर्म के सिद्धांत है कैसे सामाजिक और पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं। कौन से सिद्धांत इसमें ऐसे हैं जो पर्यावरण में सहायता करेंगे, उन समस्याओं से बचा लेंगे। कौन से ऐसे हैं जो सामाजिक समस्याओं से बचा लेंगे। सामाजिक समस्याओं से तो बचने के लिए आप उसका सिद्धांत लिख सकते हो। सत्य बोलने की बात हो रही है, अस्त्य की बात हो रही है, अपरिग्रह की बात हो रही है ना, अहिंसा की बात हो रही है। तो ये सब बातें तो आप लिख सकते हो, ब्रह्मचर्य वगैरह, ये सब तो सामाजिक चलो है, वो सामाजिक होगा। पर्यावरणीय समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा, ऐसे कौन से एग्जाम्पल जैन धर्म ने आपके सामने रखे? जैन धर्म था वो हर एक छोटे घर में आत्मा को मानता था। ठीक है, इसीलिए वो कहता था कि वृक्ष में भी है तो वृक्ष को या फिर किसी भी ऐसी चीज है उसको क्षति नहीं पहुंचाने को कहता है। हाँ, मतलब बेसिकली किसी भी चीज को क्षति नहीं पहुंचाना। हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ है, तो आप किसी भी जीवित, इवन वो जीवित हर एक चीज को मानते हैं। पौधों को भी जीवित मानते हैं, जिस तरीके से साइंस ने भी बाद में प्रूव की है इस बात को कि वो पौधों को भी मानते हैं और उसकी वजह से पौधों को या पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, ये भी मानते हैं। तो एक चीज तो ये इसके अंदर लिख सकते हो कि हाँ, पर्यावरण में ये सहयोग करेगा कि हम लोग किसी भी तरीके के कोई पौधों के ऊपर कोई क्षति ना पहुंचाए। दूसरा क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? एक तो ये हो गया पर्यावरण में, चलो ऐसे हेल्प हो जाएगी। और क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ये लोग मानते हैं जीवी होते हैं। ठीक है, फसलों में छिड़काव को बोलते हैं गलत, ये फसलों में छिड़काव नहीं करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा भी तो बोलते हैं। और अगर हम क्रॉप्स में ऐसी चीजों को यूज करते हैं तो ये पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं हैरेस कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका एक सिद्धांत तो सीधे यहाँ पे भी सिद्ध हो रहा है कि अगर हम वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करेंगे तो फसलें अच्छी उपजाऊ हो सकती हैं, जिससे पर्यावरण के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता और बोलता कि इनकी वजह से पर्यावरण में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या हो सकता है? अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं और बोलूं इनकी वजह से
पर्यावरण में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैन धर्म की वजह से, तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? पर्यावरण में कुछ समस्याएं, क्या समस्या उत्पन्न हो रही? सर एक तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित होगा। हाँ, वो कैसे? जैसे कोई जीव है तो उसको किसी न किसी रूप में तो मरना ही होता है जब पैदा होता है। ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो सर ये चेन खराब होगी ना फिर उससे। एनवायरमेंटल साइकिल्स पढ़ी होंगी आपने भी, जिसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब साइकिल्स वगैरह होते हैं ना, पढ़ी होंगी आप लोग, फॉस्फोरस साइकिल वगैरह। तो उसी के अंदर आप पढ़ते हो ना, एक साइकिल ये भी होती है कि पूरे बायोम के अंदर अगर हम लोग इसकी बात करें तो पूरे पर्यावरण के अंदर अगर देखा जाए साइकिल्स जो हैं वो चल कैसे रही हैं? वो चल ऐसे रही हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। अगर शेर बकरी को नहीं मारेगा तो वो कब मर जाएगा, ठीक है? और बकरी को अगर नहीं मारेगा तो इतनी बकरियां हो जाएंगी कि फिर वो पर्यावरण में तुम्हें जीने को लिए मुश्किल कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है कि एक जीव दूसरे जीव की हत्या करता है तब जाके ये साइकिल बैलेंस्ड है, ठीक है? अगर वो हत्या नहीं करेगा तो पहली बात तो खुद जीवित नहीं रहेगा, और दूसरी बात उनकी संख्या इतनी हो जाएगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वो दूसरे पर्यावरण के तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जीव हत्या में पूर्णता बैन जो इन्होंने लगाया, वो पूर्णता बैन कहीं ना कहीं किस चीज को दर्शा रहा है कि पर्यावरण के अंदर उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो भी सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, अशोका ने क्या करा था, जब उनको हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन के दौरान उन्होंने बाद में क्या करा, सभी जंतुओं, जीव जंतुओं के ऊपर उन्होंने किलिंग को बैन कर दिया पूरी तरीके से। बोले किलिंग इज बैड और नहीं करने चाहिए, जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, एक्सेप्ट भी लिखा उन्होंने, सिवाय, ठीक है? मतलब सभी जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, लेकिन कुछ जीव जंतु हैं जिनकी हत्या की जा सकती है, और हम अपने दरबार के अंदर अलाउ कर सकते हैं कि आप इन जीवों का उपभोग कर सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने 2-3 जीवों को हत्या करने के लिए अलाउ किया हुआ था। अशोका ने भी जो 100% किलिंग के अगेंस्ट में थे, ठीक है? तो ये बात क्या दर्शाती है? ये बात ये दर्शाती है कि उस व्यक्ति को भी ये बात पता थी कि पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए भी जरूरी है ऐसी हत्याओं को करना ही पड़ेगा। हत्या नहीं कह सकते हो कि नेचर का कॉज है, कहीं ना कहीं होता है, तो वो नेचुरल कॉज है, होता ही है वो चीज। तो ये अगर आपको इसमें पॉजिटिव लिखने को है, निगेटिव भी लिखने को है, तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा अपने आधार पर कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है और क्या असमानता है, और क्या पॉजिटिव चीजें ले सकते हो आप इससे और क्या नेगेटिव चीजें ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं राजा कौन कौन से थे, कहाँ पे थे। संस्थापक से शुरू करेंगे, बेसिकली बिंबिसार। सबसे पहले हम लोग कौन सा देख रहे थे, हर्येन राजवंश, ठीक है? हर्येन के अंदर सबसे पहले बिंबिसार, ठीक है? इनको संस्थापक बोला जाता है कहीं ना कहीं हर्येन राजवंश का, वास्तविक संस्थापक है ये हर्येन राजवंश के। और क्यों है उसके पीछे के कारण है, ठीक है? समय की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लीजिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय की। समय काल आपको याद है या नहीं है कौन से राजाओं का, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि ये राजवंश कब से कब तक रहा। जैसे ऊपर हम लोग ने अभी क्या बात की थी, ये हर्येन राजवंश कब से कब तक रहा है, 560 से लेकर 413 बीसी तक। अगर आपको इतना पता है तो ये सफिशिएंट है आपको पता रहने के लिए, ठीक है? 413 बीसी तक इसकी बात की जा रही है हर्येन राजवंश की, जिसमें बिंबिसार 544 से 492 तक यहाँ पर राज करता है। तो बिंबिसार की अगर बात करी जाए, बुद्ध और महावीर के समकालीन माना जाता है इनको। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है इसमें कि बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, क्योंकि बुद्ध महावीर के समकालीन है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो बिंबिसार भी उसी समय में थे। इन्होंने त्रिस्तरीय नीति का पालन किया था। त्रिस्तरीय नीति मतलब बेसिकली 3 स्टेज की कुछ पॉलिसीज फॉलो की थी, जिससे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें सबसे पहला था वैवाहिक संबंध। और ऐसे राजा हमेशा किया करते थे, राजा करते ही रहते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिसकी वजह से आगे उनका साम्राज्य बढ़ता था। इन्होंने जो वैवाहिक संबंध बनाए वो कहाँ बनाए, कौशल में, लिच्छवी में और मद्र वंश की राजकुमारी से विवाह किया, ठीक है? तो ये 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट वैवाहिक संबंध है, कौशल, लिच्छवी और मद्र वंश की राजकुमारी से विवाह करना। तो एक तो इनका त्रिस्तरीय नीति का सबसे पहली नीति क्या थी, वैवाहिक संबंध को स्थापित करना। दूसरा, शक्तिशाली शासकों से मित्रता। जो शक्तिशाली शासक है उनसे मित्रता कर दो या उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दो, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? इसमें मध्यम मार्ग आप अपना ही नहीं सकते।
वरना वो राजा आपको नहीं जीने देगा। तो यहाँ शक्तिशाली शासकों से मित्रता ही एक ऑप्शन थी। जैसे उसने अपनी राज चिकित्सक जीविका को अवंती राजा के पास भेजा, ठीक है। तो इन्होंने अपने राज चिकित्सक जो थे, राजा के जो बहुत बड़े चिकित्सक थे, क्या नाम था उनका? जीविका, ठीक है। उनको अवंती भेजा था, अवंती के राजा के पास भेजा था कि जाओ हमारी तरफ से आप उनका इलाज करो जाए, ठीक है। कमजोर पड़ोसियों पर विजय। कमजोर पड़ोसी जो कमजोर है जो आसपास से, उनको हटाओ, खत्म करो और उनको अपने साम्राज्य में मिला लो। उसका एक एग्जांपल, अंग पर विजय प्राप्त की, ठीक है। और इसके बाद में चंपा इनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, ठीक है। तो आपको अगर बिंबिसार के रिलेटेड कुछ फैक्ट पता होना चाहिए तो वो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु पॉपुलर क्यों है वैसे? बहुत संगीत की हुई थी, और कोई कारण है? अजातशत्रु क्यों इतना पॉपुलर है? पॉजिटिव राजा है, नेगेटिव राजा है? सर इसको अजातशत्रु इसलिए बोला जाता है, हां हिंदी में पढ़ा होगा ना, यारो देखा है। हां क्यों बोला जाता है ये सर? अपने सामने किसी शत्रु को, मतलब इसके सामने कोई था ही नहीं शत्रु, इसने ऐसा कर दिया। जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजातशत्रु। हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा। और इसने अपने पिता की भी हत्या की। हां जिसने शत्रुओं पर विजय पाई हो वो अजातशत्रु। ये चार ऑप्शन पूछता है ना हिंदी में। अजातशत्रु किसको कहते हैं? जिसने सभी शत्रुओं पर विजय पाई हो वो अजातशत्रु, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। जिसने अपने पिता की हत्या कर दी हो वो अजातशत्रु, ये बोला जाता है। हां तो ये ऑप्शन आते हैं आपके क्वेश्चन में, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग। अजातशत्रु पॉपुलर इसलिए था क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद गद्दी को लिया था, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में हर्यक राजवंश में अजातशत्रु जब शासन करने आया था तो इसने क्या करा था? अपने पिता की यहाँ पर हत्या कर दी थी। और इनके पिता कौन है? यही बिंबिसार, ठीक है। तो इनका राजकाल दिखा रहा था मैं, अजातशत्रु का राजकाल भी देख लीजिए, 452 से लेकर 460 बीसी तक, ठीक। सर एक मिनट रुको, यहीं पर बस यहाँ क्या हो गया? अब सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द? फ्रांसी आप नींबू को तो तरह के साथ कहाँ से? ये बहुत पीली पीली बैठी हुई है, इसको कैसे चल रही है? पीली वाली नहीं, काली वाली नहीं करती। अपनी कह रहे थे आप तो नींबू की मैच हाँ मैच कर रहा है। ऐसे लिख दो, निबंध लिख दो। ठीक है ना? हो गया क्या प्रैक्टिस? पता नहीं था। हाँ चल लिख ली। देखो अजातशत्रु, उसके बाद अजातशत्रु बेसिकली पॉपुलर है अपने साइंटिफिक इन्वेंशन या इनोवेशन के लिए, ठीक है। इसने जो भी कार्य किए उन कार्यों के अंदर सबसे पहली चीज तो विस्तारवादी या वही साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था इसने। और वो नीतियों को ये पालन करता कैसे था? जैसे इसने कुछ कई सारे साइंटिफिक उपकरण इंजन का उपयोग करके युद्धों के अंदर यूज किया और यूज करके मॉडर्न फॉर्म में उन युद्धों को जीता।
और जीतने के बाद में जैसे वाराणसी और वैशाली, ये जो राज्य अभी हम लोगों ने पीछे पढ़े थे, इन राज्यों को अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिला दिया था। ठीक है, तो अजातशत्रु पॉपुलर है। सबसे पहली चीज साम्राज्यवाद, दूसरी चीज पिता की मृत्यु के लिए, और तीसरी चीज क्या? पाटलिपुत्र की स्थापना की। हाँ, पाटलिपुत्र। ठीक है, तीसरी चीज क्या? अजातशत्रु साइंटिफिक इनोवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, तो साइंटिफिक जितने इनोवेशन किए थे वो अजातशत्रु के द्वारा ही किए गए थे। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो इसी के समय काल के दौरान है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उदयन, ठीक है, उदयन को भी जाना जाता है किस लिए? इसने भी हत्या कर दी थी। ठीक है, जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी, उदयन ने क्या करी? अजातशत्रु की हत्या कर दी। और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी इसने बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र राजधानी बेसिकली बनाने वाला उदयन था, और मगध साम्राज्य की राजधानी इस समय पाटलिपुत्र बन चुकी थी। ठीक है, इसके बाद शासन कहीं ना कहीं कमजोर हाथों में चला गया, और धीरे धीरे हर्यक राजवंश का पतन शुरू हो गया, और फाइनली हर्यक राजवंश समाप्त हो गया। कौन सी सन में? 413 ईस्वी के अंदर ये समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए शिशुनाग राजवंश शुरू होता है। शिशुनाग राजवंश 413 से 345 ईस्वी तक। अब शिशुनाग राजवंश के अंदर देखा जाए तो शिशुनाग एक मंत्री थे पहले मगध काल के अंदर, और इन्होंने ही क्या करा? अंतिम राजवंश जो हर्यक था उसको हराया, और हराने के बाद में यहाँ शिशुनाग राजवंश की स्थापना करी। ठीक है, अवंती को हराया इसने, मगध का हिस्सा बना लिया। अवंती को भी हरा के मगध के पार्ट में मिला लिया गया इस समय में। ठीक है, और इस प्रकार मगध और अवंती के बीच 100 साल का जो फेडरेशन कहीं ना कहीं चला आ रहा था वो शिशुनाग के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसने सारी राजधानियों को अपने में मिला लिया। ठीक है, कालाशोक इसके बाद में। कालाशोक शासनकालीन का वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति के लिए पॉपुलर था ही था। ठीक है, तो आपने द्वितीय बौद्ध संगति में इसका नाम देखा भी था। कालाशोक आते उस समय इनकी हत्या कर दी गई महापद्मनंद के द्वारा, और महापद्मनंद ने आगे चल के क्या करा? फिर नंद वंश की स्थापना करी, और नंद वंश की स्थापना कब हुई है? 345 BC के अंदर। ठीक है, ये लास्ट वंश है मौर्य वंश से आने से पहले। तो यहाँ पे अगर देखा जाए महापद्मनंद पहले गैर क्षत्रिय राजवंश की स्थापना हुई। ये पहला क्या था? गैर क्षत्रिय राजवंश था, क्योंकि ये माना जाता है कि इनको कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के रीजन से माना जाता है। तो ये राजवंश पहला ऐसा नंद राजवंश था जिसने कहीं ना कहीं एक परंपरा तोड़ी थी कि राजवंश सिर्फ क्षत्रियों के हाथों में रहता है। तो ये राजवंश क्षत्रियों के हाथों में नहीं रहेगा, ये कहते हुए महापद्मनंद ने एक नया साम्राज्य निर्मित किया, और वहां पर प्रॉपर तरीके से मगध एम्पायर को अपने हाथों में लिया। तो नंद वंश कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वर्णा सिस्टम में जो निचले जाति के लोग हैं उन जातियों के द्वारा इसको यहाँ पर चलाया गया। ठीक है, उन्हें साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। एक राट की उपाधि भी इन्हें दी जाती है। ठीक है, कलिंग और कौशल को मगध पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख के अंदर या शिलालेख जो वहां पर है उसके अंदर इस बात का वर्णन किया गया है। कलिंग और कौशल के अंदर भी इनका पूरी तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। महापद्मनंद के बाद में धनानंद। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट राजा इसका धनानंद, ये अंतिम राजा था इस समय का। ठीक है, और अपने दमनकारी करों और शोषण के कारण ये बहुत अलोकप्रिय हो गया था, और ये जो कर लगाया करता था लोगों के ऊपर, एकदम लोगों के ऊपर लगाने लायक कर नहीं थे, जबरदस्ती कर लेता था लोगों से। उनका शोषण भी इसके राजकाज में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे असंतोष का फायदा उठाया और इसी के बाद में मौर्य राजवंश की स्थापना कर दी। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन नंदों की शक्तिशाली सेना के कारण व्यास नदी को पार नहीं कर सका। अलोकप्रिय का मतलब क्या है? अलोकप्रिय मतलब किसी को पसंद नहीं, अलोकप्रिय का मतलब बेसिकली ये था कि लोग जो वहां रहते थे उन लोगों को पसंद नहीं, है ना? मतलब जो लोग वहां रहते थे उनको पसंद नहीं, मतलब उसका क्या हुआ? अलोकप्रिय। हाँ, ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, तो धनानंद नंदवंश देखो एक अच्छा राजवंश जरूर था, लेकिन धनानंद के साम्राज्य के अंदर
इस राजवंश का कहीं ना कहीं बेड़ागर्क हो गया, ठीक है। और धनानंद के हाँ बेड़ागर्क ही मानोगे उसको, और क्या बेड़ागर्क इनकी वजह से हो गया कि इनकी जो नीतियां थी, देखो हर राजवंश समाप्त जब होता है तो समाप्त होने के पीछे राजाओं की तो कुछ नीतियां होती हैं। जो राजा कमजोर होते हैं, अस्थायी होते हैं, या फिर जनता का शोषण करते रहते हैं, ऐसे राजा धीरे धीरे क्या होते हैं, वो अपने राजवंश को कहीं ना कहीं खत्म करते थे, ठीक है। अब इनके बारे में अगर थोड़ी बात की जाए, धनानंद वो व्यक्ति थे कि जिनके दौरान में सिकंदर घुस आया था सिंध तक, ठीक है। और सिंध में घुस के वो आक्रमण करने वाला था भारत के ऊपर। अब यहाँ बोला जरूर जा रहा है कि नंदों की शक्तिशाली सेना के कारण ब्यास नदी को पार नहीं कर सका। एक कारण है ये सिर्फ और सिर्फ कि शायद इस वजह से नहीं किया होगा, लेकिन ओरिजिनल तथ्य कुछ और बताते हैं। ओरिजिनल तथ्य ये बताते हैं कि चाणक्य की वजह से ये यहाँ पर नहीं आ पाया सिकंदर ने जो भारत पे अटैक किया था। सिकंदर वो राजा है जिसने पूरे अरब प्रांत से लेकर अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया के बहुत सारे प्रांत सबको जीता हुआ था। सिकंदर को जाना इसलिए जाता है, आगे चल के आपने देखा होगा कई सारे शासकों ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि भी दी थी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी बोलता था, सिकंदर जैसा दूसरा क्यों बोलता था, कि इतना ज्यादा वो पॉपुलर था सिकंदर विस्तारवादी नीति के लिए कि वो जिस रीजन में जाता था उसको जीत के ही वापस आता था। और उसका एक कहीं ना कहीं कह सकते हो एक आइडिया ही था और एक सोच थी, टारगेट यही था उसका कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, ऐसा मानना था उसने। क्या माना था कि मुझे विश्व विजेता बनना है। 30s की एज में मर गया, बहुत उम्र भी नहीं थी इसकी, 30s की एज में मर गया और उसी एज में इसने पूरी दुनिया को जीता था, पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को छोड़कर, ठीक है। और सिर्फ भारत को छोड़ के अगर बात की जाए, इतना प्रतापी शासक जो पूरे अरब, पूरे एशिया, पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका के कॉन्टिनेंट को जीतता हुआ चला आ रहा है, वो भारत में आके कैसे रुक गया, भारत में क्यों आ गया? ये सिर्फ और सिर्फ चाणक्य थे जो वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जब उन्हें आहट लगी कि सिकंदर भारत की तरफ आ रहा है, तो ये भागते हुए चाणक्य पहुंचे किसके पास, धनानंद के पास में। और धनानंद से उन्होंने जाके ये बात बताई और धनानंद को बोला कि बहुत तेजी से सिकंदर आ रहा है और उसकी सीधी नजर मगध एम्पायर के ऊपर, ठीक है। धनानंद को क्या लगा, ब्राह्मण आदमी है, हम नीची जाति के लोग हैं, ये क्या करना चाह रहा है, हमें डरा धमकाना चाह रहा है, ये नहीं चाहता मैं राजकाज करूं। और इसने कहा कि तुम लोगों ने हमें बहुत अपमानित किया है, ब्राह्मणों ने हमें बहुत अपमानित किया, अब समय है तुम्हें अपमानित करने का, ठीक है। और इसने क्या करा था, उनको वही चोटी पकड़ के इस तरीके से खिंचवा के बाहर फेंकवा दिया धनानंद। अब ये जो चाणक्य की यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इसने पूरी जो उनका आदर खराब किया, जितनी भी बेइज्जती करी यहाँ पर, ये बात ये बता सकते थे जाके चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य इनका स्टूडेंट था और बहुत ही कुशल स्टूडेंट था जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर इनसे पढ़ रहा था। और इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य को बताऊंगा ये बात, तो चंद्रगुप्त अभी तैयार हो जाएगा और जाके धनानंद पे अटैक कर देगा। लेकिन ये सही उचित समय नहीं है चंद्रगुप्त को बताने का, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है अपने टीचर के प्रति क्या होता है, इतना सम्मान व्यक्त करता है, और अगर उसके फेवरेट टीचर को किसी ने टच कर लिया, क्या करेगा फिर वो, चीर फाड़ देगा, आग लगाकर। तो और चंद्रगुप्त मौर्य तो चाणक्य को तो अपना सब कुछ मानते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा जो ग्राउंड में खेल रहा है, जिसके माता पिता कोई नहीं है, उस बच्चे को लेके आए, पाला उन्हें और पाल के बड़ा किया और बड़ा करके उसको शिक्षा दी। तो ऐसा बच्चा अपने गुरु को लेके कितना वफादार होगा। तो ये चाणक्य थे जिन्होंने यहाँ पे बेइज्जती सही धनानंद से, और बेइज्जती सह के वापस चले गए। और ये लेकिन इस फिक्र में थे कि धनानंद के ऊपर अगर अटैक हुआ तो भारत में सिकंदर घुस जाएगा, और सिकंदर के घुसने से भारत की सारी सभ्यता तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये तो नहीं बताया कि धनानंद ने मेरे साथ क्या किया, इन्होंने वो चोटी छोड़ दी थी वैसे, और इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक धनानंद को उसकी गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक इसको इस तरीके से बांध दिया था। तो हुआ क्या, जब धनानंद यहाँ से इनको हटा दिया तो ये पहुंचे तक्षशिला, और तक्षशिला में पहुंचने के बाद चंद्रगुप्त से इन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि सिकंदर एंटर करे भारत के अंदर, और उसको लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने चंद्रगुप्त ने पूछा कि आप तो गए थे धनानंद के पास, धनानंद ने क्या कहा? तो उन्होंने बोला धनानंद कमजोर आदमी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके चक्कर में ना पड़ो, फिलहाल अभी हमें रोकने की जरूरत है, किसी भी तरीके से रोका जाए।
चंद्रगुप्त बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो चाणक्य ने बोला चंद्रगुप्त से तुम सिकंदर की सेना में भर्ती हो जाओ, ठीक है। और वहां पे भर्ती होने के बाद में जो भी गतिविधियां वहां हो रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन मुझे बताते रहो, और मैं तुम्हें आइडियाज देता जाऊंगा कैसे कैसे करना। बोले हमारे पास सेना नहीं बड़ी, हम सेना से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन बुद्धि तो है, हम बुद्धि से लड़ेंगे। तो वो बुद्धि किस तरीके से वहां प्रयोग करी उन्होंने? हुआ क्या कि जब सिकंदर की सेना सिंधु के पास में आके रुकी और सिंधु के पास में आके सिंधु रिवर को क्रॉस करना था, और क्रॉस करने के दौरान यहाँ पे हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य सेना में जा चुके थे, और सेना में जाने के बाद उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी पूरी तरीके से। चाणक्य ने बोला अफवाह उड़ाओ। बोले कौन सी अफवाह? बोले जो भी सिंधु को पार करता है वो मर जाता है, ठीक है। बोले मर जाता है, ये कैसे हो सकता है? बोले श्राप है कि जो भी उधर से आएगा पश्चिम इलाके से और सिंधु को पार करेगा, पार करते ही वो मर जाएगा, क्योंकि देवी देवताओं का देश है भारत, और देवी देवता क्या करते हैं? वो वश में कर लेते हैं और इंसान को मार देते हैं जिससे यहाँ अटैक ना होता है, ठीक है। ये अफवाह फैलाओ, ठीक है। अब बोले देवभूमि है, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर सच में मार देते हैं, इसके बारे में तो नहीं पता। ऐसी अफवाह सिकंदर को शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुनने को मिली होगी, जैसी भारत के अंदर घुसने के बाद मिलने वाली थी। अब उसने सुनी ये अफवाह, उसने अपनी आर्मी को समझाया सब फालतू बातें, भगवान से ध्यान मत दो इन सब चीजों पे, हमारा लक्ष्य है मगध, और मगध के ऊपर चलना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को बताया, वो तो नहीं मान रहे किसी भी बात को। बोले मानेगा कैसे? कुछ प्रूफ तो दो उसे, ठीक है, सिद्ध तो करके दिखाओ कि यहाँ पे सच में जो क्रॉस करता है वो मर जाता है। तो बोले ठीक है, कैसे सिद्ध करना है? उन्होंने बोला 2-4 सैनिकों को पकड़ो और कहो चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते चल के सिंध को क्रॉस करके। सिंध को क्रॉस करके व्यास तक लेके आए और वो मर गए, ठीक है। सैनिक जो भी आए वो मर गए, अब मर गए, ये वाली बात पहुंची सारे सैनिकों तक। बोले यार वो तो मर गए, सच बात थी, तो चंद्रगुप्त ने सही बोला था, मर कैसे गए? मर ऐसे गए थे कि उन्हें क्या करा गया था? विष पिलाया गया था, ठीक है। चाणक्य ने सजेस्ट किया था पानी में इनके विष मिला देना, और जैसे ये यहाँ पे आएंगे तब वो पानी पिलाना, और क्या वो मर जाएगा। बोला 2-4 मरेंगे, सब कुछ सुधर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद में क्या होता है? 2-4 मर जाते हैं। तो सेना के बीच में एक अफवाह उड़ जाती है, यार इन्होंने सिंधु को पार किया और पार करते ही मर गए, ठीक है। अब ये अफवाह पूरी सेना में फैल गई, तो पूरी सेना खड़ी हो गई एक साइड में। बोले नहीं हम पार नहीं करेंगे, सिंध में जो जाता है मर जाता है, जो जाता है मर जाता है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या करा? सिकंदर हार गया बिल्कुल, अपनी सेना को समझाते समझाते कि सिंधु को पार करो, नहीं माने ये लोग। तब इन्होंने बुलाया था सेल्यूकस निकेटर, नाम सुना होगा आप लोग, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर वही व्यक्ति है जिसकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर मंत्री था सिकंदर का, और जब वो भारत के अंदर आया तो सेल्यूकस निकेटर ने बोला कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, जो सिंध क्रॉस करता मर जाता, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब सिकंदर को बताया, सिकंदर बोला तुम भी बकवास कर लो, और बकवास करने का मतलब क्या था? सेल्यूकस निकेटर चाहता था सिकंदर में भारत ना घुसे, मैं जाऊं, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर क्या चाहता था? सिकंदर ना जाए, मैं जाऊं, और वो किया भी। सेल्यूकस निकेटर ने बाद में खुद भारत में घुसा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे, अपने पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया, और इसी बहाने भारत मिल गया उसे, है ना। तो उसने भी ये अफवाह को और तूल दे दिया, और ज्यादा ये अफवाह उड़ गई, सारी आर्मी ने आने से मना कर दिया। व्यास तक जैसे तैसे सिकंदर इनको खींच के ला पाया, और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ये अफवाह को फैलाते हुए इस युद्ध को यही समाप्त कर दिया गया, और उसकी पूरी सेना वापस लौट जाती, ठीक है। तो इसमें मेन योगदान किसका दिया जाता है? वो दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि नंदों की शक्तिशाली सेना के कारण व्यास नदी को पार नहीं कर सके। ये बात भी जस्टिफाई ऐसे होती है कि सेल्यूकस निकेटर ने आगे समझाया इनको, सिकंदर को, कि पहली बात तो ये वाली जो अफवाह हुई है इससे आपकी आर्मी खराब हो गई, अब आर्मी वहां पे जाके मन से लड़ नहीं पाएगी, क्यों अपनी आर्मी बर्बाद करोगे। दूसरी चीज, नंदों के पास में हाथियों की बहुत सेना है, विशाल सेना की। यहाँ पे क्या बात हो रही? हाथियों की। और हाथी ने मिले कहां थे? ये लोग जिस इलाके में राज कर रहे थे वो है जंगली इलाका, जंगल से जितने हाथी मिलते थे सब पकड़ लाते थे और उनको ट्रेन करते थे, और ट्रेन करके उन्होंने इतने हाथी अपने दरबार में खड़े कर लिए थे कि बोला जाता था सबसे ज्यादा साम्राज्य में अगर हाथी किसी के पास में तो वो नंदों के पास में। तो ये वाली बात सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर को समझाई कि उनके पास हाथियों की बहुत विशाल सेना है, अगर हम अपना टकराव करने भी जाते हैं और हमारी सेना इस समय कमजोर लग रही है, डरी हुई है, और डरी हुई सेना को अगर आप ले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए ये कारण भी सही माना जाता है कि उस समय नंदों के पास में एक विशाल हाथियों की सेना थी, जिसकी वजह से
यहाँ पर वो क्रॉस नहीं किए। तो सिकंदर यहाँ से वापस चला गया, सेल्यूकस निकेटर आया, बाद में जब ये चला गया यहाँ से सिकंदर, तब जाके चाणक्य ने कान में बताया चंद्रगुप्त मौर्य को, मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें क्या लगा, अब तो विपदा टल गई है और अब सही समय है धनानंद को गद्दी से हटाने का, वरना इसके हाथ में गद्दी अगर रहेगी तो ये पूरे साम्राज्य को चौपट कर देगा, ठीक है। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात बताई गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की, बोले मैं करूंगा अटैक पूरा धनानंद के ऊपर। और धनानंद के ऊपर इन्होंने क्या करा, अटैक किया। ये पूरा सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर लगातार अटैक करते हैं इसको, और ऐसे कम से कम 10 से ज्यादा अटैक कर डाले चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाए, हर बार हार जाते थे, हर बार। यहाँ बार बार अटैक हो रहा है, हार जा रहे हैं, बार बार अटैक हो जा रहा है, हार जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने शक्तिशाली जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी सेना इतनी अच्छी तैयार की थी, चाणक्य जैसा इतना पॉपुलर माइंड उनके पास में था, उसके बाद में भी इतने अटेम्प्ट करने के बाद नंद वंश को नहीं हरा पाए। अंत में एक कहानी है, उसके थ्रू इन्होंने नंद वंश को हराया, जहां से ये इंस्पायर हुए थे, ठीक है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये लोग क्या हुआ, फिर बाद में फाइनली जाके वंश को हरा पाए। तो कल आप लोग से एक उम्मीद है, उम्मीद ये है कि आप लोग कारण जान के आए कि नंद वंश को ना हरा पाने के क्या कारण थे, लगातार ये क्यों हारते चले गए। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि ये नंद वंश को हरा के फाइनली अपना साम्राज्य स्थापित करते। ये 2 क्वेश्चन के आंसर से आपसे चाहते हैं, कल आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को अपने साथ लेके जरूर आइएगा, जिससे हम लोग इसके ऊपर फिर डिस्कस कर सकें, ठीक है। उससे क्या होगा, असर पंचमी है ना, तो सुबह में पतंग उड़ाना, तुम मत उड़ जाना कहीं, मौका का फायदा देख के उड़ मत जाना। ठीक है, तो याद रखो ये सब चीज़ें, बाकी बाद में करेंगे डिस्कशन इसके बारे में।